बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश रहिए, आबाद रहिए अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने उन रिश्तों के साथ कि जिनके साथ आप लोग बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट नुदरत मुगल और एक बार फिर से आप तमाम लोगों के सामने हाजिर हूँ नई सुबह लेके, जो कि आप लोग देखते हैं वीनस एंटरटेनमेंट पर। आज है जी हमारे एक और वीक का पहला दिन, दैट इज़ मंडे, और आज हम फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं और ये पूरा वीक मेरी और आपकी मुलाकात होगी। मॉर्निंग 10 to 12 होंगे हम लाइव आपके साथ, कुछ मज़े मज़े के गेस्ट के साथ, कुछ मज़े मज़े की बातों के साथ, कुछ ऐसी चीज़ों के साथ जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली हैं या आपकी ज़िंदगी को और मज़ीद खूबसूरत बनाने वाली हैं। मैं हमेशा जब भी हम शो स्टार्ट करते हैं कुछ ना कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं जिन पे बात कर रही होती हूँ, या मेरी और आपकी जो छोटी छोटी सी चिट चैट होती है, कॉन्वर्जेशन होती है, मुझे ये बेसिकली बहुत पसंद है। वो मुझे इसलिए पसंद है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं आप लोगों से बातें करती हूँ, मैं अपनी ऑडियंस से जितना ज़्यादा कनेक्ट रहती हूँ मुझे उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड आई जस्ट वांट कि आप लोग भी इसी तरह से मेरे साथ कनेक्ट रहा करें। वजह क्या है? वजह ये कि आप लोगों का फीडबैक, आप लोगों का रिस्पांस, आप लोगों की अप्रिसिएशन जो मुझ तक पहुँचती है, जो मुझे मिलती है, वो मेरे लिए एक बूस्टअप होती है। वो मेरे लिए ना ऑक्सीजन का काम कर रही होती है। Like if I am not prepared, if I am mentally not prepared for the show, but मुझे ऐसा लगता है और एकदम से मुझे चीज़ें फील होती हैं कि यार मेरी ऑडियंस मेरा इंतज़ार कर रही है, उनका दिल है कि भाई नुदरत आएँ और हमसे बात करें और मज़े मज़े के गेस्ट लेके हमारे सामने जो है वो हाजिर हो, तो मैं एकदम से बूस्टअप हो जाती हूँ, चार्ज अप हो जाती हूँ फ़ौरन से और सोचती हूँ कि नहीं यार, ऑडियंस से बात करनी है। ऑडियंस मेरी जो है वो मेरे ये जो फ़ैन फॉलोइंग है ये बहुत मायने रखती है। आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों की अप्रिसिएशन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। एंड आई जस्ट वांट कि आप लोग इसी तरह से अपने प्यार, अपना मोहब्बत, अपनी जितनी भी ये सारी वो कहते हैं ना छोटी छोटी सी चीज़ें, वो मुझ पर इसी तरह से निछावा रखा करें। आज का शो भी बहुत मज़ेदार, बहुत स्पेशल होने वाला है। स्टार्ट करने के साथ ही ना मेरे अंदर एक इमोशंस हैं उस शो के लिए, लेकिन हम पहले बात करेंगे उस पे जो हम जैसे आपस में बात कर रहे होते हैं उस टॉपिक पे। मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी में बहुत सारे रिश्ते होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं। हम हमेशा बात कर रहे होते हैं अपने आप पे यकीन करने की, जुस्तजू की, डिफरेंट चीज़ों की, डिफरेंट क्राइटेरिया की हम बात कर रहे होते हैं। लेकिन एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं खुद एतमादी। तो खुद एतमादी इंसान के अंदर ज़रूर होनी चाहिए। आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आप किसी भी चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप किसी भी स्पेसिफिक किसी भी फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, तो आपके अंदर खुद एतमादी होनी चाहिए। आपको ये अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी। ये नहीं कि अगर किसी ने आपको कुछ कह दिया या आपकी ज़िंदगी में कुछ छोटी सी चीज़ हो गई उस बात को लेके, तो आप हिम्मत हार जाएं, आप बोलें कि मैं नहीं कर सकता। पहले आप अपनी उन चीज़ों को पहचानें। जैसे मैं अगर यहाँ पे आप लोगों के सामने आके बात कर रही हूँ, तो मेरे अंदर जो खुद एतमादी है, जो मैं पहले खुद से सोचती हूँ कि जी मैं कर सकती हूँ, मैं आप लोगों से मुखातिब हो सकती हूँ, मैं आप लोगों से बात कर सकती हूँ। इसी तरह से अगर कोई लड़की अच्छा खाना बनाना जानती है, अगर कोई लड़की सिलाई करना जानती है, अगर कोई लड़की कढ़ाई करना जानती है, अगर कोई लड़का अच्छा जो है वो वेब डिज़ाइनिंग करना जानता है, तो उसके अंदर सबसे पहले होनी चाहिए खुद एतमादी कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ। तभी वो उस चीज़ को आगे परस्यू कर सकेगा। अदरवाइज़ कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह छोटी सी छोटी चीज़ में क्या पता वो रह जाए। इंसान को अपनी खुद एतमादी पे पहले तो भरोसा होना चाहिए, अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, अपनी क्रेडिबिलिटी पे भरोसा होना चाहिए कि मैं जो कुछ करने जा रही हूँ या मैं जो कुछ करने जा रहा हूँ, आया मैं उस पर साबित कदम भी रह सकता हूँ या नहीं। क्योंकि देखिए, अगर हम बात करें खुद एतमादी और साबित कदमी की, तो हमें हमारे इस्लाम से भी इस चीज़ का दर्स मिलता है, हमें जो है वो डिफरेंट मज़हब से भी इस चीज़ का दर्स मिलता है। और कहते हैं कि इंसान को अच्छी बात जहाँ से भी सीखने को मिले उसे सीख लेनी चाहिए। उसे ये नहीं देखना चाहिए कि कौन कह रहा है, उसे ये देखना चाहिए कि कह क्या रहा है। फ़ायदे की बात है, अच्छी बात है, सीखने की बात है, ज़िंदगी में और मज़ीद आगे चीज़ों को कंटिन्यू करने की बात है, अपनी चीज़ों की इस्लाह करने की बात है। तो कोशिश करें कि सीखें। सीखने का अमल ज़िंदगी भर नहीं रुकना चाहिए। आप सिर्फ इंसानों से नहीं, आप जानवरों से भी सीखें। एक बिल्ली जो है वो किस तरह से अपने बच्चों को जो है वो अपने पास रखती है, इससे जितनी भी माएँ हैं वो अपने बच्चों की हिफाजत करना सीखें। बहुत सारे ऐसी चीज़ें और हैं जिनसे हमें, जो जानवरों से भी हमें सबक मिलता है। हमने देखा है कि स्ट्रे कैट्स को, स्ट्रे डॉग्स को लोग जो है वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल ऐसा समझते हैं, पत्थर मार रहे होते हैं। अच्छा, बच्चों को भी ये तरबियत दे रहे होते हैं। तो अगेन हम जिस टॉपिक पे हमेशा बात कर रहे होते हैं वो टॉपिक यही है कि भाई बच्चों की तालीम और तरबियत से पहले
माँ बाप की पेरेंटिंग होना बहुत ज़रूरी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये हमारे माशरे का। तो इसमें यह है कि बच्चे में भी आपको खुद एतमादी पैदा करनी है, जो हम अभी अपना टॉपिक लेके चल रहे हैं। खुद एतमादी जब तक आपके बच्चे में नहीं होगी, आप अपने बच्चे को उसकी विल पावर पे भरोसा नहीं करवाएंगे कि जी आप ये काम कर सकते हो, तब तक आपका बच्चा कभी भी वो काम नहीं कर सकेगा। अगर आप उस पर प्रेशर रखेंगे, अगर आप उसको किसी न किसी चीज़ से प्रेशराइज रखेंगे, अगर आप उसको चारों तरफ से घेर के रखेंगे, तो फिर वो जो अपनी उसकी खुद एतमादी होगी ना, वो कहीं अंदर दब जाएगी। और ये तो हमने करना ही नहीं है कि बच्चों के अंदर खुद एतमादी जो होती है वो एक तो पैदा बहुत मुश्किल से होती है। जब वो स्कूल जा रहे होते हैं, जब वो अपने जो है वो प्राइमरी एजुकेशन में होते हैं, उसमें उनको कितनी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन हम लोगों ने क्या किया हुआ है, हमने बच्चों पर एक मेंटल प्रेशर तारी किया हुआ है। बच्चों की खुद एतमादी कहीं दब के रह जाती है। आपने ये नहीं करना क्योंकि वो ये नहीं करता, उसकी बच्ची ये नहीं करती इसलिए आपने ये नहीं करना। आप प्लीज़, मेरी माँ बाप से रिक्वेस्ट है, कंपैरिजन्स करना बंद करें। बच्चों को जो है वो कंपेयर मत किया करें किसी और के बच्चे से। आपके बच्चे की अपनी क्रेडिबिलिटी है, आपके बच्चे के अंदर एक अपनी खुद एतमादी है। उस खुद एतमादी को कभी भी डाउन ना होने दें, उस खुद एतमादी को हमेशा जो है वो पावरफुल रखें। आप यकीन जानिए, आप एक बार अपने बच्चे को खुद एतमादी देकर देखिए, उसे अपनी क्रेडिबिलिटी पे भरोसा करने को कहिए, कहें कि जो आप चाहते हैं बेटा आप वो करें, जिस फील्ड में आप परस्यू करना चाहते हैं आप वो करें, जिस जगह आप जाना चाहते हैं आप जाइए, आप ये कर सकते हैं। एक बार अपने बच्चों को ये खुद एतमादी दीजिए, यकीन जानिए आपके जो बच्चे हैं वो कभी भी किसी भी दुनिया के मुकाम पर पीछे नहीं हटेंगे, और वो खुद एतमादी उनको ज़िंदगी में इतना आगे ले जाएगी, इतना आगे ले जाएगी कि आपकी सोच है। तो बस ये मेरा एक पॉजिटिव मैसेज है तमाम ही पेरेंट्स के लिए और उन लोगों के लिए जो कभी भी अपने आप को मतलब नहीं समझते कुछ। वो कहते हैं हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, ये काम हमारे बस का नहीं, ये काम ठीक है। हर इंसान का अपना एक लिमिटेशंस होती हैं, हर इंसान का अपना एक दायरा कार होता है काम करने का। लेकिन अगर आप किसी मैदान में उतरे हैं तो फिर वहाँ से वापसी का सफ़र मत करिएगा। कोशिश ये करिएगा कि अपने अंदर उसी खुद एतमादी से, उसी तरीके से विल पावर से आप उस चीज़ को परस्यू करें। आज का शो होने जा रहा है बहुत ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि आज हमारे मेहमान होंगे दारुल सुकून से और हम उनसे बात करेंगे और बहुत डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं हम। आप तमाम लोगों ने आज के प्रोग्राम को इसी तरह से हमारे साथ कंटिन्यू रखना है। बहुत रिस्पेक्टेड गेस्ट हैं हमारे साथ दारुल सुकून से, जिनसे हम बात करने वाले हैं आफ्टर द ब्रेक। तो हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, आप तमाम लोग हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम आपने इसी तरह से कंटिन्यू रखना है। नई सुबह आपका अपना शो है जिसमें हम डिफरेंट चीज़ों को लेकर आपके सामने प्रेजेंट करते रहते हैं। ब्रेक पे जा रहे हैं, आपने कहीं भी नहीं जाना। वी विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और अभी जो मेरी और आपकी बातचीत हो रही थी तो हमने बात की एक स्पेसिफिक टॉपिक को लेके बात की कि इंसान को हमेशा खुद एतमाद रहना चाहिए, ना सिर्फ खुद रहना चाहिए बल्कि अपने बच्चों को भी खुद एतमादी देनी चाहिए ताकि वो दुनिया में कुछ कर सके। उनकी विल पावर को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, कभी भी उनको प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, कभी भी उनका कंपैरिजन नहीं करना चाहिए दूसरे बच्चों से। उनकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी है, उनका अपना एक क्राइटेरिया है जिसमें रह के वो काम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपने आप को मनवा सकते हैं और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना मुस्बत किरदार भी अदा कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था इंट्रो में कि आज हम बात करेंगे, हमारे साथ बहुत खूबसूरत मेहमान होंगे दारुल सुकून से और कुछ बहुत मज़ेदार बातें होने वाली हैं। मैं हमेशा से मज़ेदार बातें इसलिए कहती हूँ, आप लोगों को पता है कि जिस बात में भी किसी का भी अवामुल नास का फ़ायदा हो हमेशा से वो बात मज़े की होती है और वो बात बहुत अच्छी होती है। लेकिन मैं अपने मेहमानों का इंट्रोडक्शन करवाने से पहले आप लोगों से ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिस तरह से आप
डे फर्स्ट से हमारे साथ वीनस एंटरटेनमेंट पे मौजूद हैं। आप हमेशा जो है वो हमें इसी तरह से प्यार मोहब्बत देते हैं। आज का शो भी उतनी प्यार मोहब्बत से आपने देखना है। शो में शामिल भी हो सकते हैं आप लाइव कॉल्स के जरिए, अगर आप करना चाहते हैं हमारे मेहमानों से बात। तो इसी तरह से आज का शो बहुत ही लाइटर नोट पे भी कुछ ठीक है, हम कुछ ऐसी बातें भी करेंगे जो कि शायद थोड़ा सा मूड से हट के करें, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमारा आज का शो लाइटर मूड पे जाए और आप तमाम लोग आज, क्योंकि वीक का फर्स्ट डे है, मेरी और आपकी पहली मुलाकात है इस वीक की, और अब ये फ्राइडे तक मेरी और आपकी इसी तरह से मुलाकात होती रहेगी। तो हम चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। नई सुबह के स्टूडियो में हमें बहुत सारे मेहमानों ने ज्वाइन किया है। मैं इंट्रोडक्शन करवाना स्टार्ट करूंगी ऑन लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है, मैं समझती हूँ एक टीम लीडर का होना, एक अच्छे टीम लीडर का होना हमेशा से बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब एक बहुत बड़ा इदारा, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होती है, तो जो सरपरस्ते आला होते हैं, अगर उनके अंदर ही उनका विजन ही स्ट्रांग नहीं होगा या उनके अंदर ही एक जज्बा नहीं होगा, तो आगे आने वाली जो टीम है वो कभी भी उस प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगी। तो इस वक्त नई सुबह के स्टूडियो में मौजूद हैं, वेलकम कहते हैं मिस्टर सैवियो, जो कि CEO हैं दारुल सुकून के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, वेलकम टू नई सुबह। थैंक यू। कैसे हैं आप सर? बिल्कुल ठीक है सर। जैसे जैसे शो गुजरेगा आपसे बहुत सारी बातें करनी है, बट साथ साथ और भी मेहमान मौजूद हैं, हम उनका भी इंट्रोडक्शन करवाते हैं। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर ही मौजूद हैं ट्रेनर दारुल सुकून बॉनी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू नई सुबह। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप सर? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। और आपकी जो एक आवाज़ आई है ना स्टार्ट में, हमें वो बहुत मोटिवेट कर रही है, एक रिफ्रेशिंग सुबह का आगाज जो हमें लग रहा है। बहुत शुक्रिया। तो आपसे भी सर बहुत सारी बातें करनी है। अच्छा जी, आप आ जाते हैं सर राइट हैंड साइड पे, और एक ऐसी पर्सनालिटी, मेरी आज उनसे पहली मुलाकात, लेकिन वो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और मेरा जो पहला इंटरेक्शन और पहला इंप्रेशन था वो ऐसा रहा कि मैं आई थी घर से, मैं सच बताऊं 2 दिन की थकी हुई, बहुत डल और बिल्कुल भी माइंड प्रेजेंट नहीं था। बट जब मेरी मुलाकात इनसे हुई तो मैंने अभी स्टार्ट में आप लोगों से बात की ना कि बूस्टअप मिल जाता है जब आप लोगों के सामने बात कर रहे होते, तो मुझे इनसे मिलके एक एनर्जी फील हुई, एक मोटिवेशन फील हुई, और मैंने कहा जी आज का शो तो देखना फिर ऐसा कैसा बुलंदियों पे जाने वाला है। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं दारुल सुकून की PRO ब्रांड एम्बेसडर कुकी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम कुकी। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और एक्टिव भी हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज आप हमारे शो में आई हैं। दिल की गहराई से आपका शुक्रिया कहती कि आपने हमको दावत दिया। नहीं थैंक यू। ताकि हम दारुल सुकून के बारे में बातें बताएं आपको। बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे। कुकी भी हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत सारी बातें भी करनी है। कुकी के साथ साथ जो है हमारे पास इस वक्त सिस्टर कैथरीन मौजूद हैं, जो कि इंचार्ज है दारुल सुकून की। हेलो एंड वेलकम टू नई सुबह। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बस अभी आपसे भी बहुत सारी बातें करनी है हमने। साथ ही साथ वो कहते हैं ना कि जब इतना सारा काम एक जगह पे हो रहा होता है तो यकीनन वहाँ पर एक मेडिकल कंसल्टेंट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो कि बाकी मामलात तो ये सब देख ही रहे हैं, लेकिन जो मेडिकल रिलेटेड मामलात हैं वो भी देखे जाए। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मेडिकल कंसल्टेंट ऑफ दारुल सुकून डॉक्टर रिजा। हेलो एंड वेलकम टू नई सुबह। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से। अस्सलाम आपसे बहुत सारी बातें मैंने ऑफ एयर भी की हैं, ऑन एयर भी करनी है। बिल्कुल तो बातों का आगाज करते हैं। सैवियो साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि हमसे आप दारुल सुकून की थोड़ी सी जर्नी शेयर करें प्लीज़। वेल, जर्नी 1969 सिस्टर गर्ट्रूड लेमन्स ने शुरुआत की। 10 बच्चे स्टार्ट किए थे एट दैट टाइम, और एक छोटा सा घर, उस घर को बढ़ते बढ़ते आई थिंक 55 इयर्स हो गए। इस वक्त हमारे 3 और ब्रांचेस हैं। एक हमने सीनियर सिटीजन्स होम MA जेना रोड पे खोला है, एक हमारे हेड ऑफिस जहाँ पर हम लोग, मैं बैठता हूँ, मेरी टीम यहाँ पर होती हैं। तो यहाँ पर 325 बच्चे हैं। सीनियर सिटीजन्स में 120 के करीब सीनियर अडल्ट्स हैं, और एक नया ब्रांच राशिदाबाद में खोला है जहाँ पर कैपेसिटी तो 1000 की है, इस वक्त वहाँ 300 की मतलब रेजिडेंट्स अडल्ट बॉयज़। तो स्लोली हमने ग्रो किया है इन दिस पास्ट 50 इयर्स, और ज़ाहिर है ग्रोथ में सबका हाथ है, सिस्टर्स का भी हाथ है, मैनेजमेंट का भी हाथ है, डिफरेंट डोनर्स का भी हाथ है, और स्पेशली करंटली हमारे साथ सिंध गवर्नमेंट हमें एक बहुत अच्छी ग्रांट देती है जो कि हमें सस्टेन करती है। सो दिस इज़ अ स्मॉल जर्नी। सर, मैं ये पूछना चाहूँगी कि जब भी हम किसी अच्छे काम का इरादा करते हैं ना, मैं ये समझती हूँ तो मुश्किलात बहुत पेश आती हैं। तो क्या क्या चैलेंजेस थे जो कि दारुल सुकून को फेस करने पड़े इस जर्नी में, इस पूरी जर्नी में? फर्स्टली मेजर चैलेंज तो है सस्टेनेबिलिटी। आप उसी तरह से करेंगे कि आपको फंड्स की हमेशा एक शॉर्टेज रहती है, और हमेशा एक डोनर्स की एक
हम लुक आउट करते हैं कि डोनर्स आएँ, अपने फैमिलीज़ को साथ ले आएँ और एक जर्नी को ना इस अपनी फैमिली को बढ़ाएं, एक डोनर बेस को बढ़ाएं। डोनर बेस उसी तरह से बढ़ता है ताकि जिस तरह से वॉक इन डोनर्स आते हैं, फिर डोनेशन इन ज़कात भी लोग भी देते हैं, और ज़कात में हमारे शरिया एडवाइज़र भी हैं, मुफ्ती साहब हमारे ऑन बोर्ड हर साल वो फतवा जारी करते हैं। उसके अलावा डोनेशन इन काइंड भी लोग देते हैं, जिस तरह आटा, चावल, चीनी, इस तरह लोग आके देते हैं। फिर हमारे वॉलंटियर्स भी होते हैं जो कि अपना टाइम, अपने एफ़र्ट्स यहाँ देते हैं, जिस तरह मेडिकल स्टूडेंट्स आते हैं, फ़िज़ियोथेरेपी के स्टूडेंट्स आते हैं, साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स आते हैं जो अपना टाइम, और अभी स्टार्ट ये भी हुआ है कि छोटे बच्चे स्कूल से भी आके एक कंट्रीब्यूशन आके देते हैं, हमारे यहाँ विज़िट करते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं, एक ताकि वो एक बचपन से ही उन बच्चों में ये शऊर हो गया कि दे हैव टू स्टार्ट गिविंग बैक टू द सोसाइटी। तो ये एक थोड़ी सी एक एफ़र्ट होती है जो कि हमारी टीम ने ये बहुत अच्छी बात है एंड आई एम वेरी ग्लैड, मुझे सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि छोटे बच्चे भी जो है वो अ पार्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन है। और अभी से वही बात है, हम हमेशा से बात करते हैं कि आप बच्चों का जब माइंडसेट जो सेट करेंगे वही आगे जाके वो कंटिन्यू करेंगे। बॉनी सर, आपकी तरफ बढ़ते हैं, आप ट्रेनर हैं, तो हमें बताइए प्लीज़ कि क्या क्या ट्रेनिंग्स हैं जो कि दारुल सुकून में प्रोवाइड की जाती हैं। हमारे यहाँ 3rd फ्लोर पे एक रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट है। आसानी से हम उसको स्कूल कहते हैं बिकॉज सारे बच्चे कान से रिहेबिलिटेशन, तो हम उसको स्कूल कहते हैं। वहाँ पर सारे बच्चे हमारे आते हैं। वहाँ पर हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपिस्ट हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हैं, जिम इंस्ट्रक्टर्स हैं और रेमेडियल इंस्ट्रक्टर्स हैं। सारे बच्चे वहाँ आते हैं और हम उनको वहाँ पर एक्टिविटीज़ कराते हैं। इन बच्चों को कलरिंग और म्यूज़िक का बहुत शौक़ है और कलरिंग एंड म्यूज़िक हम चाहते हैं कि वो वहाँ भी वो लोग सब लोग करते रहते हैं। जो हमारे सीपी चिल्ड्रन हैं, जो बेड बाउंड हैं, जो चल नहीं सकते, हिल नहीं सकते, वो सारे ऊपर आते हैं और वहाँ हमारी फिजियोथेरेपिस्ट उनको फिजियोथेरेपी देते हैं बिकॉज वो वाहिद वक्त है जब उनके हाथ, पाँव और लिम्स कैन बी मूव, और वो सब आते हैं। उसके बाद में डिफरेंट क्लासेस में हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराते हैं। स्पीच वाले स्पीच करते हैं, जिम में एक्सरसाइजेस होता है, कलरिंग म्यूज़िक होता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होता है। तो हम इनको 3-4 घंटे के लिए 9 से लेके 1 तक हम उनको इंगेज रखते हैं एक्टिविटीज़ में, और बच्चों को बहुत मज़ा आता है उन एक्टिविटीज़ के अंदर। और कलरिंग और म्यूज़िक पर तो वो लोग बिल्कुल ही मतलब इतने खुश होते हैं कि क्या बताएं। म्यूज़िक हम ऑन करते हैं, नर्सरी राइम्स हम उनको करते हैं, उसके साथ वो म्यूज़िक के साथ वो डांस भी करते हैं, वो चलते भी हैं और वो मुस्कुराते भी हैं, वो खुश भी होते हैं, और वो लोग खुश होते हैं, हमें खुशी होती है। बिल्कुल बात है, उनके चेहरों पे मुस्कुराहट आती है तो फिर हम सब भी जो है वो हंसते हैं। और बड़े प्यारे बच्चे हैं, ये स्पेशल बच्चे हैं। पहले हम इनको कहते थे कि ये माजूर बच्चे हैं, फिर बाद में इनको कह दिया नहीं, वी विल नॉट कॉल देम माजूर, ये स्पेशल हैं। और हम एक कदम आगे जाके बोलते हैं कि ये स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं। एग्जैक्टली और मैं ये समझती हूँ कि ये जो हमारे स्पेशल चिल्ड्रंस हैं, इनमें एबिलिटी और इनमें जो टैलेंट है वो हम नॉर्मल लोगों से ज़्यादा है। ये पिकअप भी अच्छे से कर लेते हैं सारी चीज़ों को। यानी कि वही बात है कि अल्लाह पाक की अगर हम ये चीज़ देखें कि अल्लाह पाक ने अगर उनसे एक चीज़ ली है तो उन्हें बेतहाशा चीज़ें जो है वो अता की हैं। बस कुकी की तरफ बढ़ते हैं। कुकी, बताइए आप कब से हैं दारुल सुकून के साथ? मैं एक दिन की थी जब सिस्टरों ने मुझे सिस्टर गर्ट्रूड ने, सिस्टर रूथ ने मुझे लेकर आई दारुल सुकून में। अभी मैं 35 साल की हूँ, 35 इयर्स। जब मैं 3 साल की थी तो मैंने स्पेशल स्कूल किया, जैसे सर बॉनी ने बताया था आपको कि एक्टिविटीज़ वगैरह। तो जब उस टाइम पे भी मैंने भी एक्टिविटीज़ में शामिल हुई थी। फिर जब मैं 7 साल की थी मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी, जहाँ पर मेरा 5 ऑपरेशंस हुए। तो आखिरी ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने मुझे बोला था कि आप अपने मुल्क पाकिस्तान वापस जाए और अपनी सिटी कराची जाए और वहाँ पे आप अपने लोगों को मदद करें। जब मैं वापस आई ऑस्ट्रेलिया से तो सिस्टर रूथ ने मुझे क्राइस्टचर्च स्कूल में दाखिला कराया, नॉर्मल स्कूल में, जहाँ पर मैं बता सकती हूँ अभी तक के एडमिशन बहुत मुश्किल था। मगर फिर भी उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया और मैंने प्राइमरी स्कूल किया क्लास 5। फिर सिस्टर रूथ ने मुझे सेंट पैट्रिक्स गर्ल्स हाई स्कूल में दाखिला करवाया।
वहाँ पर भी एक्सेप्टेंस का मसला था, मगर फिर भी उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया और मैंने मैट्रिक किया 2007 में। फिर 2007 से लेकर 2020 तक मैं स्पेशल टीचर ही रही थी। Oh, nice. हमारे स्पेशल बच्चों का खेल दिया हमारे घर में। और फिर तो 23 जुलाई 2020 से लेकर आज तक मैं ऑफिस में काम करती हूँ, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, हेड ऑफ रिसेप्शन एंड ब्रांड एम्बेसडर। दारुल सुकून में बहुत सारे प्रोग्राम्स भी होते, इंडोर हो गया, आउटडोर हो गया, या मैं होस्टिंग करती हूँ, Nice. या मैं स्पीच करती हूँ। But Uncle Bonnie is my special host in all my programs, and I'm very grateful जो आज कुछ मैं हूँ, all because of the love of the sisters, Sister Gertrude, Sister Ruth, Sister Catherine, and all people all around me. क्या बात है भाई, हाँ, मतलब ये वो आप लोगों को मैं समझती हूँ एक अलग ही मोटिवेशन मिल रही होगी इन सारी और बातों मुझे से। जी जी प्रिविलेज भी मिला है कि मैं हॉलैंड भी जाए, तो मैं हॉलैंड भी गई हूँ जहाँ पर हमारी सिस्टर गर्टरूड रहती। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, ज़बरदस्त। सिस्टर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बेसिकली सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन अगर हम देखें दारुल सुकून के लिए तो वो क्या चीज़ है? सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है मोहब्बत। हाँ, और जिस तरह गुलाब का फूल होता है वो बढ़ता है और बढ़ने के बाद वो अपनी खुशबू जो है वो हर एक को देता है, किसी एक शख्स को नहीं देता, वो बहुतों को देता है जो वहाँ मौजूद है और जो बाहर जाने वाले। एग्जैक्टली। तो ये मैं समझती हूँ कि एक ऐसा वर्ड है मोहब्बत कि अगर आप इसे फील करें, इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए सिस्टर रूथ को इतना मालूम, उर्दू से वो इतनी वाकिफ नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक फादर से जो कि मैंगलोरियन था, आजकल वो ऑस्ट्रेलिया में है, उनसे पूछा कि आप मुझे मशवरा दें कि मैं इसका क्या अदारे का क्या नाम रखूं। उन्होंने काफ़ी सोच विचार के बाद जवाब दिया दारुल सुकून। दार का मतलब है दरवाज़ा और सुकून का मतलब जहाँ आपको प्यार, सुकून और मोहब्बत मिले। और यही वो आज देखते हैं कि वाकई ये बहुत हकीकत इसके सामने आ जाती है, ये खुल कर नाम अपने सामने अपना खुद बोलता है नाम दूसरों के सामने। क्या बात है, ज़बरदस्त, बिल्कुल ऐसा ही है। दारुल सुकून अपने आप में ही सुकून रखता है। बहुत खूबसूरत सी बातें चल रही हैं, दिल तो बिल्कुल भी नहीं चाह रहा, लेकिन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, आपने कहीं भी नहीं जाना। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। आज बहुत खूबसूरत दिन है, मंडे है, तो पहला दिन है हमारा वीक का, और साथ ही साथ बहुत ही खूबसूरत मेहमान हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है। ब्रेक पे जाने से पहले हम सिस्टर कैथरीन से बात करते थे, डॉक्टर रिजा की तरफ अब ज़रा बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए, हम इस वक्त क्या देख रहे हैं कि दारुल सुकून में जितने भी बच्चे हमारे पास मौजूद हैं उनमें क्या मेजर कॉमन जो डिसेबिलिटी हम देख रहे हैं कि कॉमन कौन सी है इस वक्त, आप इस चीज़ को किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे? मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के साथ हमारे पास बच्चे हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो बच्चे हैं हमारे पास एक डिसेबिलिटी होती है जिसको कहते हैं सेरिब्रल पाल्सी। उसकी भी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर। तो सिवियर सेरिब्रल पाल्सी के साथ बच्चे हमारे पास काफ़ी हैं। इट इज़ अ वेरी डिसेबिलिटी में मेंटल फिज़िकल दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं इसमें शामिल। बच्चे बेड बाउंड भी हो सकते हैं, कुछ लिमिटेशंस के साथ भी हो सकते हैं, लेकिन सेरिब्रल पाल्सी अभी मोस्ट कॉमन डिसेबिलिटी है जिसके साथ बच्चे दारुल सुकून में हैं। सो ऑलमोस्ट अभी इस वक्त अगर देखा जाए तो इस डिसेबिलिटी के साथ कितने बच्चे होंगे दारुल सुकून में? अराउंड 170, मोर देन हाफ।
मोर देन हाफ, ऑल राइट। तो इनको किस तरह से केयर टेक किया जाता है, मुझे बताइए ज़रा। देखिए डिपेंड करता है इसकी सिवियरिटी की नौयत क्या है। क्वाड्रिप्लीजिक सेरिब्रल पाल्सी जो मोस्ट सिवियर फॉर्म ऑफ सेरिब्रल पाल्सी होती है, जिसमें बच्चा टोटली बेड बाउंड होता है, कोई उसके माइलस्टोन्स नहीं उसने अचीव किए हुए होते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी सिवियर होती है, तो उसमें बच्चा तो अपने डिपेंडेंट होता है कम्प्लीटली अपनी केयर टेकिंग स्टाफ पर। ठीक है। उसकी केयर उस हिसाब से की जाती है, जैसे उसका फीडिंग ऑन टाइम, उनकी डाइपर चेंजिंग ऑन टाइम, मेक श्योर करना कि बच्चे की को मोबिलाइज रखें इवन दो कि वो बिस्तर पे है, लेकिन फिजियोथेरेपी प्रॉपर हो उसकी, उसकी पोजीशन वक्तन फ़वक्तन चेंज होती रहे ताकि कोई बेड सोर ना डेवलप हो। अगर बच्चे को वैसे ही छोड़ दिया जाए, उसके हाथ पैर को मूव ना किया जाए, तो वो कॉन्ट्रैक्चर्स एक हम मेडिकल टर्म में कहते हैं जिसमें जॉइंट्स बिल्कुल स्टिफ हो जाते हैं। ठीक। उसके लिए फिजियोथेरेपी बहुत, तो उनकी केयर जो है वो ज़रा एक डिफरेंट नौयत की होती है। फिर जो लेस सीवियर फॉर्म ऑफ सेरिब्रल पाल्सी है, जिसमें बच्चे कुछ सपोर्ट के साथ वॉक कर सकते हैं या कुछ हद तक मोबिलाइज्ड होते हैं, उनकी केयर डिफरेंट तरह की होती है। उसमें बच्चे सेमी इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी अगर उनके सामने खाना आप रख दें या उनको दें तो वो कुछ हद तक अपने हाथ से खाना खा सकते हैं। इसमें भी फिर ये है कि वर्बल भी होते हैं, कुछ बच्चे बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते हैं। सो बहुत ही लॉन्ग टर्म 24 आवर पे इनकी केयर जो है वो चलती है। लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बच्चे थोड़ा सा अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं अगर उनको, डिपेंड करता है। देन अगेन वो डिपेंड करता है कि नौयत क्या है डिसेबिलिटी की। जैसे मैंने आपको बताया जो सिवियर मोस्ट सिवियर फॉर्म ऑफ सेरिब्रल पाल्सी है, उसमें तो देयर इज़ नो चांसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट। ओके जी। लेकिन जो ज़रा लेस सिवियर फॉर्म है उसमें यह है कि आप उनकी फिजियोथेरेपी से, कांस्टेंट फिजियोथेरेपी से, उनकी और जो बाकी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ थेरेपीज़ अवेलेबल हैं उससे उसमें चांसेस होते हैं कुछ बेहतरी आने के। बट वी कैन नॉट कम्प्लीटली क्योर दीज चिल्ड्रंस ऑफ दीज डिसेबिलिटीज़। इसमें हम बेहतरी ज़रूर ला सकते हैं, वो भी डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द सिवियरिटी ऑफ द डिजीज़ इज। ऑल राइट, ठीक है। सर मुझे बताइएगा प्लीज़ कि दाल सुकून में जो जितने भी बच्चे हमारे पास मौजूद हैं उनकी एजुकेशन और डेवलपमेंट पे किस हद तक और कैसे काम किया जा रहा है। आई जस्ट वांट कि थोड़ा सा ब्रीफली डिफाइन करिएगा। जैसा कि बॉनी साहब ने बताया कि क्योंकि वो रिहैब डिपार्टमेंट को देखते हैं ओवरऑल, और देखिए सिर्फ बच्चों के साथ नहीं, हम लोग ओल्ड एज जो सीनियर सिटीजन्स वहाँ भी उनकी डेवलपमेंट कांस्टेंट, उनकी एक लर्निंग साइकिल होता है, ठीक है ना। तो अभी तो एकेडमिक्स के ऊपर कुछ बच्चों को हमने भी स्टार्ट कर दिया है, राइटिंग सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल काउंटिंग, तो ये भी शुरू कर दिया है। तो उसके अलावा उनको एंगेज करते हैं डेली एक्टिविटीज़, सिंपल टास्क जो कि डेली एक्टिविटीज़ के होते हैं कि ज़िप बंद करना, बटन्स को क्लोज़ करना, लाइट ऑन ऑफ करना, लैच लगाना, तो ये दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। सो ऑक्यूपेशनल थेरेपी अलग एक फील्ड है जिसमें डेली लिविंग के हिसाब से उनको एक ट्रेन करते हैं जैसे एक टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, तो ताकि इस तरह वो इंटीग्रेट हो जाए हमारी सोसाइटी में। तो इस तरह के बच्चों को हमेशा ड्रिल इन करना पड़ता है कि यार ये चीज़ें, और सिंपल थिंग्स लाइक सेइंग गुड मॉर्निंग, सेइंग थैंक यू, सेइंग नॉकिंग एट द डोर बिफोर कमिंग, तो इस तरह के एक परमिशन लेके आना, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ इनको एंगेज करते हैं। इसके अलावा प्ले एक्टिविटीज़, प्ले थेरेपीज़ भी शुरू हो गई हैं, तो वो भी करवाते हैं जिसमें प्ले के ज़रिए कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई करके उनके साथ कुछ माइलस्टोन्स अचीव कर लें, तो इस तरह की चीज़ें। ओके बॉनी सर, आप ज़रा मुझे प्लीज़ ये बताइएगा कि जितने भी हमारे स्पेशल चिल्ड्रंस हैं, क्या समझते हैं आप कौन सी ऐसी एक या दो चीज़ें हैं, बीइंग अ ट्रेनर, बीइंग अ रिहैब ओनर, मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे मज़ीद बेहतरी आ सकती है बच्चों में। उसमें ये है कि फिजियोथेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। Sure. हमारे पास एक बच्चा आया है दाऊद, उसको गेट के बाहर उन्होंने बोरी में बंद करके छोड़ के चले गए थे। उसको हम अंदर लाए, नहलाया, कपड़े बदली किए, सब कुछ वगैरह, सहमा हुआ बहुत था, डेढ़ एक साल का था वो। अब उसमें ये है कि हिज हेड ड्रूप्स, तो जब हम उसको पकड़ते हैं तो पीछे हम अपना हम हाथ रखते हैं अपना, चल नहीं सकता, हाथ भी नहीं अपना चला सकता था। अभी 1 साल का जो फिजियोथेरेपी उससे हुआ है उसमें से ये है कि ही कैन टेक हिज हेड अप स्लाइटली, वो आपसे हाथ मिलाएगा, ग्रिप करेगा, और जब वो फिजियोथेरेपी कर रहा होता है तो वो इसको डालते हैं एक वॉकर में, तो वो 1 पाउंड से अपना थोड़ा अभी चलना भी शुरू कर गया है। क्या बात। तो फिजियोथेरेपी विल हेल्प हिम अ लॉट।
50% भी वो सही नहीं होगा, लेकिन 20% तक विद कंटिन्यूस फिजियोथेरेपी फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। तो इन बच्चों के साथ ये है दैट यू हैव टू कंटिन्यूसली उनके साथ आप एक्टिविटीज़, फिजियोथेरेपी, जो भी थेरेपी उनका है आप करते रहें। इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगा। जैसे कि मैंने कहा कि कंप्लीट इम्प्रूवमेंट बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हमेशा आएगा। मतलब हम उम्मीद रख सकते हैं या थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा? बिल्कुल आएगा, complete ना हो, लेकिन बिल्कुल आएगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है, बिल्कुल। तो थोड़ा सा हम दाऊद को तो हमारे सामने एक साल में माशाल्लाह कुछ 5 या 6% इम्प्रूवमेंट आया है। क्या बात जी, है, क्या बात है। ही स्माइल्स ब्यूटीफुली, इतना प्यारा मुस्कुराता है कि मैं क्या बताऊं आपको। सर वैसे वही जो बात हम कर रहे थे, बच्चे बहुत जी खूबसूरत जी हैं जी सारे जी, बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल। सिस्टर मैं आपसे बात ज़रूर करना चाहूँगी इस बात पे कि जिस तरह से हम सब अभी बात कर रहे हैं कि जैसे अभी सर ने बताया कि वो बच्चे को बोरी में फेंक गए थे, बहुत डेली इस तरह की चीज़ें आप फेस करती होंगी। कहीं ना कहीं वो एक हम में जो है वो एक इंसानियत है, तभी हम लोग एक बेसिकली बैठ के बात भी करें, काम करें। क्या फीलिंग्स हैं, मतलब किस तरह से बयान करेंगे इस चीज़ को कि कैसा लगता है कि कोई अपनी औलाद को इस तरह से फेंक गया? ये हमने अपनी आंखों से देखा है, जिसका जिक्र बॉनी साहब ने किया। वो बच्चे को उनके वालिद आए थे और शायद उसका भाई था, कम से कम 10 साल का था, मोटर बाइक पे आए थे और उसको छोड़ गए थे। अब बच्चा जो है वो इधर उधर देखता था उस वक्त भी। पहले दिन वो हमारे से इतना वो नहीं हिला था, वो पानी भी नहीं पी रहा था, हालांकि प्यासा था दूध का, लेकिन वो नहीं पीना चाहता था। हम लोग सब अजनबी थे उसके लिए। और काफ़ी सोचो विचार के बाद ख़वातीन ने उसको सीने से लगाया, वो फिर भी वो नहीं, क्योंकि वो गैर माए थी। हर कोई अपनी माँ का रूप दे रहा था। अगर हमने भी उठाया माँ का रूप दिया, मर्दों ने उठाया बाप का रूप दिया, लेकिन वो किसी तरह पर भी इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन रफ्ता रफ्ता उसमें तब्दीली आ गई। उसने पानी के 2 घूंट पिए, उसके बाद दूध पिया, फिर यक्के बाद दी गई, उसने दोबारा दूध हल्का सा गर्म करके दिया, फिर इसको गुस्ल दिया और वो तैयार। उसके बाद उसकी नक्शो नकबाहत में, बातचीत में, गुफ्तगू में काफ़ी फ़र्क आ गया। क्या एज होगी उसकी? उस वक्त मेरा ख्याल है वो 1 साल कुछ माँ का था। और जैसे उसके वालिद ने छोड़ा तो हमने सोचा कि कोई जानवर शायद छोड़ गए हैं, क्योंकि फुटपाथ पर था और वो हिल रहा था। और वो कोई चीज़ हिलती है तो हमने कहा पता नहीं क्या डाल गए हैं। खोल के देखा तो वो बच्चा था, और बच्चा हमसे पहले दिन बिल्कुल किसी तरह भी हमें कबूल नहीं कर रहा था। ख़वातीन ने, लेकिन जब नहा धो के थोड़ा दूध पिलाया, थोड़ा उसने कबूल कर लिया कि कोई मेरे चाहने वाले हैं, कोई मुझे प्यार करने वाला है। इन तमाम चीज़ों से महरूम था। जब वो पैदा हुआ शायद वो नॉर्मल नहीं था, इसलिए उसके वालिदैन ने इसको कबूल नहीं किया, उसको वो प्यार नहीं मिला। अब उसको प्यार, अभी इसको बहुत प्यार मिलता है। अब मेरे पास कैमरा है, लेकिन उसमें उसकी तस्वीर भी है, सीने से लगा हुआ है, और इतने अच्छे अंदाज में कि जैसे कोई बड़ा चाहने वाला है। आपसे से मैं जानती हूँ उसको। क्या बात है। बस ये बच्चा जो होता है वो बेसिकली भूख के प्यासे हैं, प्यार मोहब्बत के भूखे भी होते हैं बच्चे। और जब माँ बाप से या घर वालों से ये चीज़ें नहीं मिलती तो डेफिनेटली यहाँ के लोग तो बहुत अलग तरीके से प्यार देते हैं, दारुल सुकून के जो लोग हैं। डॉक्टर, मैं आपसे ये ज़रूर सवाल करना चाहूँगी, यहाँ बात हो रही है बच्चों की, यहाँ हमने एक ओल्ड एज होम की भी बात की। दोनों चीज़ों को अगर हम मतलब देखें तो यहाँ भी बहुत सारे ऐसे केसेस रिपोर्ट होते होंगे कि औलाद अपने वालिदैन को छोड़ के चली आती हैं, या ऐसे बेटे जिनके लिए माँ बाप ने दुआएं मांगी होती हैं कि हमारे घर औलाद नरीना हो, वो अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं या माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। मैं चाहूँगी इस पर भी बात करें। देखिए, हम जो है वो दोनों रूप के ऊपर काम करते हैं। हमारा जो ओल्ड एज होम है वहाँ पर भी एक ऐसे किस्से हैं जहाँ पर बच्चे अपने पेरेंट्स को छोड़ जाते हैं, और वो ज़ाहिर है जैसे बच्चा शौक़ में था तो इस तरह अपने जो पेरेंट्स भी शौक़ में होते हैं कि हमने अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया है, और अभी हमें इस हालत में जब वो आते हैं तो बड़े शौक़ में होते हैं कि हमें ये हमारे साथ क्या हो गया है। तो ज़ाहिर है उसके बाद वहाँ की जो सिस्टर्स हैं, वहाँ की साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके साथ उनके वर्कअप होता है और उनको इस ट्रॉमा से निकालते हैं, ताकि बिल्कुल एक ट्रॉमा। और देखिए, इनकरेजमेंट हम उनको भी करते हैं कि आप देखें आपके बच्चे आएंगे देखने के लिए, कुछ आते हैं, कुछ फ़ोन करते हैं, कुछ घर लेकर जाते हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो वैसे ही छोड़ जाते हैं और पूछा तक नहीं।
तो ये एक अलमिया हमारी सोसाइटी में जाके इस तरह की चीज़ें अब हो रही हैं। हमें भी दुख होता है, लेकिन हम अगर नहीं होंगे तो ये काम कौन करेगा। और हम अब हमें अपना दुख छुपाना पड़ेगा उनके आगे। एग्जैक्टली। अच्छा, अगर हम देखें तो यहाँ दारुल सुकून जो कि बच्चों के लिए, उसमें भी और जो ओल्ड एज होम है उसमें भी हम डेली क्या रेशियो है हमारे पास केसेस रिपोर्ट होने का? देखिए, इस सैटरडे को हमारे एक एवरी सैटरडे फर्स्ट मंथ जो होता है सैटरडे ऑफ द मंथ, हम असेसमेंट डे करते हैं जिसमें डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और सिस्टर्स भी बैठती हैं, जिसमें हम इनटेक करते हैं। बल्कि इनटेक ऑटोमेटिकली नहीं करते, हम कहते हैं कि यार पहले हमें असेस करने दें। कुछ हैं जो हम एक्सेप्ट करते हैं, यहाँ हमने एक्सेप्ट करना छोड़ दिया क्योंकि यहाँ स्पेस की कमी है। कराची में हमारे दोनों सेंटर्स में इस वक्त कैपेसिटी फुल हो चुका है। हम राशिदाबाद के लिए अब एक्सेप्ट कर रहे हैं जो वहाँ जा सकता है, लेकिन कराची के लोग ज़ाहिर है यहीं पर पसंद करेंगे अपने यहीं एडमिट करें और अपने बूढ़े और बच्चों को यहीं देखने हैं। लेकिन यह है कि रेशो काफ़ी है कि बढ़ता जा रहा है क्योंकि महंगाई, बिकॉज डिसेबल्ड लोगों को लुक आफ्टर करना और जो लोग बूढ़े हो जाएँ, ओल्ड एज, उनकी मेडिकल केयर, उनकी जो डेली एक्सपेंसेस बहुत, तो हम टोटली हम कोई चार्ज नहीं लेते। हम एवरीथिंग इज़ फ्री, हमारे टोटल सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो जितनी भी हमारी कैपेसिटी होती है हम इनसे हम इनको लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। और डॉक्टर्स और कुकी भी कभी कभार बैठती हैं असेसमेंट में, तो कुकी भी देखती हैं कि किस तरह लोग आते हैं। आजकल लोग बड़े फेडअप हो गए हैं, मतलब ज़ाहिर है दे कैन नॉट अफोर्ड एक सिंपल डायपर चेंजिंग जो होती है। अगर डिसेबल्ड बच्चा होगा तो यू हैव 4 times a day, 4 times, और ओल्ड एज में भी यही हो गया कि डायपर्स उनको, तो ये इस चीज़ को अफोर्ड करना, फिर उनके मेडिकल नीड्स को हम वी ट्राई एंड गिव देम द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज़। और जहाँ पर ओपीडी के लिए भी जाते हैं हमारे दारुल सुकून डॉक्टर रेफ़र करती हैं, तो जितने भी कराची में शुक्र है खुदा का कि यहाँ पर जितने भी AKUH से लेके दूसरे हॉस्पिटल्स में हमारे बच्चे या बूढ़े जहाँ पर जाते हैं तो OPD कंसल्टेशन उनकी फ्री होती है, और बच्चे और बूढ़े जहाँ दाखिल होते हैं तो हमारे डिस्काउंट काफ़ी मिल जाते हैं। तो ये एक बड़ी नेमत है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि इस तरह की फैसिलिटीज़ और आसानियाँ बेसिकली पैदा की जा रही हैं, और आगे आने वाले वक्तों में हम और कोशिश हैं कि जितनी और मज़ीद चीज़ें हमसे भी हो सकें बाय आवर हैंड्स हम भी करेंगे। हम जब ब्रेक पे थे तो बॉनी सर बात कर रहे थे कि मुझे कुछ कुकी के बारे में कहना है, कुछ बताना चाह रहे थे। हम आपसे ज़रूर पूछेंगे, बट हम चाह रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक लें, ब्रेक से वापस आएंगे, उसके बाद हम इसी बात से कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक पे जा रहे हैं, आप तमाम लोगों ने कहीं भी नहीं जाना, नई सुबह के साथ रहना। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में, और बहुत ही प्यारी प्यारी सी बातें चलती है। ब्रेक पे जाने से पहले बॉनी सर कुछ कह रहे थे कि कुकी के बारे में कोई बात करनी है, और जैसे ही हम ब्रेक पर गए तो कुकी ने कहा ये क्या सरप्राइज है मेरे लिए। तो कुकी, आपको क्या लगता है क्या बात करने वाले हैं? अंकल बॉनी ने ये कहना था कि अंकल शुरू में अंकल साहब ने बोला था कि वो सिंध गवर्नमेंट से, इस गवर्नमेंट से, उस गवर्नमेंट से ग्रांट मिलता है दारुल सुकून। तो जब मैं बहुत से छोटी थी ना, उस टाइम बेनज़ीर आई थी दारुल सुकून में, तो मैं उसने मुझे रोड में आया था, एंड जब उनका डेथ हो गया तो मुझे ऐसा रोना आया कि पूरा बकेट ही फुल हो गया। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का वो बात हो रही है ना, अंकल बॉनी की यही बात होगी कि जब मुराद अली शाह है ना चीफ मिनिस्टर, तो जब हमारी जो ये वाली बिल्डिंग, सेकंड वाली बिल्डिंग रेनोवेट हुआ था, तो उनको हमने बुलाया तो ओपनिंग के लिए। तो मुझे जब भी एक उन्होंने
आप जब भी बुलाओगे मैं आऊंगा। तो बात जब वो प्रोग्राम्स होते आउट ऑफ दारुल सकून, तो जब वो होता है ना, हेलो कुकी, हेलो सिस्टर कैथरीन, हेलो अंकल सैवियो, हेलो अंकल बॉनी, तो फिर इस बात पे ना अंकल बॉनी ने तो चीनी लगा दी है। चीनी लगा दिया। जैसे चाय में चीनी डालते हैं। चले बॉनी सर प्लीज कुछ आप यही उसका कहना ये चाह रहे है थे? कि माशाल्लाह कुकी हमारी ब्रांड एम्बेसडर है, Exactly. पब्लिक रिलेशन मैनेजर एंड हेड ऑफ रिसेप्शन। ये हमारे जितने भी शोज होते हैं ये वहाँ के एमसी होती हैं और मैं उनका असिस्टेंट होता हूँ। और दूसरा बात ये है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध हमें और मुराद अली शाह साहब द चीफ मिनिस्टर साहब हमें बहुत से फंक्शंस पर बुलाते हैं अपने यहाँ, और जब भी हम लोग वहाँ जाते हैं और जब मुराद अली शाह साहब अपना स्पीच दे रहे होते हैं, पूरी खलकत में से वो सिर्फ कुकी को देख के कहती है, कुकी हाउ आर यू, पुट योर हैंड अप एंड दे एक्सचेंज ग्रीटिंग्स। तो सब लोग देख रहे होते हैं कि ये कुकी कौन है, हम लोग सारे बैठे हुए यहाँ पर सिर्फ कुकी को सलाम हो रहा है। ये कुकी ठीक है ना जी, तो ये बात है। दूसरा मैं ये बोलना चाहूँगा कि कुकी हैज़ द प्रिविलेज एंड द ऑनर ऑफ स्पीकिंग बिफोर द प्रेसिडेंट्स, द प्राइम मिनिस्टर्स, the chief ministers, the governors, the ministers, and she speaks extempore, कोई कागज लेके नहीं पढ़ती, and she gets a standing ovation. Mashallah, mashallah. So we are proud of her, and we are proud of her We hosting. are also And we are proud of her hosting, and we are proud that she is our brand ambassador. She speaks on behalf of दारुल सुकून। देखो इससे बेहतर दारुल सुकून के बारे में कौन जानते हैं? एक दिन की थी, अब 35 साल की है। तो she has been brought up, nurtured, everything by दारुल सुकून, by the sisters of दारुल सुकून। तो इससे बेहतर हमारे पास ब्रांड एम्बेसडर हो नहीं सकता। हो नहीं सकता। जी। जी कुकी आप कुछ कह रही थी? हाँ, आप कुछ कह रही थी बॉनी सर के लिए? we are proud of the work of Sister Catherine, of Uncle Savio, of Uncle Bonnie, Dr. Vijay, all working here. वो जब भी जाते ना, चाहे कोई सा भी शोज हो, चाहे टीवी शोज हो ऐसा, या चाहे स्टेज शोज हो, या चाहे कोई मीटिंग्स में हो, तो फिर अंकल बॉनी बोलता है, कम कुकी, you tell them something about दारुल सकून। मैं अंकल बॉनी को बोलती हूँ, अंकल your hosting was very nice, I enjoyed your hosting, या अंकल सैवियो की hosting, या स्पीच या कुछ बोलते कुकी, हमने तो आपसे सीखा। कुकी का जी अभी कोई तीन चार महीने हो गए। शी हैड अ स्मॉल फॉल और उसका रिस्ट और उनका एंकल फ्रैक्चर हुआ था। तो शी वाज इन प्लास्टर। तो सारा होस्टिंग जितने भी इवेंट्स हैं वो मुझे करना पड़ा। तो मैंने कहा कुकी जल्दी ठीक हो, मेरा हेल्प कर, बिकॉज कुकी इज द होस्ट एंड आई एम द असिस्टेंट। हो रही थी ना ब्रेक का दौरान, मुझे ये अफसोस हो रही है कि आई वॉज इन द व्हील चेयर, आई डोंट नो हाउ मच आई एंजॉयड इट। इंशाल्लाह दोबारा इसलिए आसिम मजहब ने भी मुझे स्टेज पे बोला था, कुकी व्हेन यू विल बी कम ओके, आप जब ठीक होंगे तो मैं दोबारा शो करूंगा। तो सोहेल भाई ये देख अभी मैं ठीक हो गई। दिस इज द ब्यूटी ऑफ लाइव शोज। मैं हमेशा से बात Exactly, कर रही हूँ yes. कि हम एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही लाइटर नोट पे और मतलब कैजुअली नहीं। बात कर रहे हैं। बिल्कुल। सिस्टर कैथरीन, मुझे पता चला है कि आप जो है वो शायरा भी हैं, लिखती भी हैं, ये कुछ और हिडन टैलेंट है जो कि, और टीचर भी है माशाल्लाह से। तो मुझे बहुत पुरानी टीचर हूँ। तो कुछ अपना लिखा हुआ अगर हम चाहेंगे कि आप सुनाएं, कुछ याद हो आपको, तो थोड़ा सा हम चाह रहे हैं लाइटर मूड पे जाएं, फिर कुछ टिपिकल क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। बोलते हुए थोड़ा दुख भी होता है और खुशी भी होती है। मैं अपने वालिदान की एक ही बेटी हूँ, तो मेरे वालिदान मुझे पूरे ख़ानदान में, और मुझे दुख हो रहा था जब मैं अपने घर छोड़ रही थी। मेरे 2 भाई थे और मेरा गल पकड़ के रो रहे थे, और मेरा बाप तो उनकी मैं जान थी। जब मैं अपने घर पे छोड़ा तो मैंने जाते हुए एक शेर लिखा, और फिर मेरी वालदा भी शायरा थी, उनका शेर भी मैं साथ ज्वाइन कर देती हूँ। बिल्कुल। माँ ने रख कर कलेजे पे पत्थर,
माँ ने रखकर कलेजे पे पत्थर, बेटी को किया घर से रुखसत। और आखिरी खत जो मेरी वालदा ने मुझे लिखा था अपने मरने से पहले, उनको मालूम था कि मैंने मरना है कल। उनका वो इंडिया जा रही थी, उनका प्लेन का टिकट भी बुक था और वो खुद जाके रिटर्न करके आई टिकट भी। उन्होंने लिखा था मुझे, जिनके करीब तुम बैठी हो वो बड़े खुश नसीब हैं, जिनके करीब तुम बैठी हो बड़े खुश नसीब हैं, और जिनसे दूर तुम बैठी हो वो बड़े बदनसीब हैं। जिनसे दूर तुम बैठी हो वो बड़े बदनसीब हैं। मैं तकरीबन हर रोज़ इस पर गौर ख़ौस करती हूँ, अपने दोनों अल्फाजों को और उनका मुआवजा करती हैं। मेरी माँ ने मुझे ये सिखाया था। हालांकि मैं बजाते खुद मैं उर्दू सीखना नहीं चाहती थी, मेरे भाइयों की ख्वाहिश थी कि मैं वकील बनूं, लेकिन मैं झूठ को सच साबित करना नहीं चाहती थी, मैं सच को सच ही साबित करना चाहती, और ये मुझ में अब भी है। मैं अपनी जान दे दूंगी, मैं झूठ नहीं का काम क्या बात है। और मैंने इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैंने अपना कदम इस तरह बढ़ाया और मैं एक रहमाना ज़िंदगी में दाखिल हुई। और मैं अब भी कहती हूँ, कुछ भी हो मैं अपनी जान की कुर्बानी दे दूंगी, मैं झूठ नहीं बोलूँ। क्या बात है। और ये मैं समझती हूँ, एक शेर मुझे याद आ रहा है आपकी बात से ही, वो एक बकौल शायर, ये आप सबके लिए है कि रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट कर बिखरा नहीं करते। ये आप सबके लिए है बेसिकली। डॉक्टर रिजा, इसी बात से हम कंटिन्यू करेंगे। ज़रा मुझे ये बताइए प्लीज़ कि हम फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ की बात करते हैं, जितने भी बच्चे हैं। अब अगर हम इस तरफ आ जाते हैं, जैसे ओल्ड एज होम का भी सर ने जिक्र किया, तो जब पेरेंट्स को ये शौक लगता है, हम पहले अभी बच्चों की बात की थी, जब पेरेंट्स को ये शौक लगता है कि उनके बच्चों ने उन्हें घर से निकाल दिया या उनको अपने बच्चों की किसी भी वजह से घर छोड़ना पड़ रहा है, तो उस वक्त उनको वापस उनकी मेंटल हेल्थ में, मेंटल पोजीशन में लाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो करनी चाहिए? देखिए, हमारे लिए तो उनकी दोनों हेल्थ इम्पॉर्टेंट है। मेजॉरिटी जो ज़ईफ़ अफराद आते हैं हमारे पास, वो किसी न किसी जिस्मानी आर्ज़े में भी मुब्तला होते हैं, जो मोस्ट कॉमनली उनमें बुज़ुर्ग अफराद में होता है। उसके साथ साथ वो उनकी जो फिज़िकल डिजीज़ होती हैं वो एग्रवेट होती हैं बिकॉज दे आर गोइंग थ्रू अ शॉक। हाँ। और मेंटल हेल्थ क्योंकि उनकी सही नहीं होती है। सबसे पहले तो जब दारुल सुकून में वो आते हैं, आई थिंक दारुल सुकून में आना ही उनको उस थोड़े से शौक से बाहर निकालने का बाइस इसलिए बनता होगा कि दे फॉर्म फ्रेंडशिप्स। जब वो देखते हैं कि यहाँ पे कितने सारे उनकी हम उम्र अफराद हैं जो रह रहे हैं, जो पुराने हैं हो गए हैं अब रेजिडेंट्स वहाँ पे, तो आई थिंक वहाँ से जो एक सपोर्ट सिस्टम उनका एहसास उनको होता है, वो भी चीज़ इक्वली उनको उस शौक से बाहर लाने में हेल्प करती है। फिर उसके बाद हमारी सिस्टर्स का जो नेटवर्क है, जो बिल्कुल उनको अपने घर के रेजिडेंट्स की तरह ट्रीट करती हैं। हमारे पास ऑन बोर्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं। मैं अगर मुझे लगता है कि कहीं बाहर उनको रेफ़र करने की ज़रूरत है, तो इट्स अ कंप्लीट नेटवर्क एफर्ट जो होती है। उसके बाद हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है केयर टेकर्स, जो ज़ईफ़ अफराद को बिल्कुल अपने वालिदैन की तरह ट्रीट करते हैं। उनसे बातचीत करना, उनसे उनकी कहानी सुनना, ये सारी चीज़ें मिलजुल के आई थिंक उनको फारिग बहुत ज़्यादा नहीं बैठने देते, उनको किसी न किसी एक्टिविटी में इंगेज रखते हैं। उनके लिए डिफरेंट इवेंट्स होते हैं जो प्लान किए जाते हैं, ताकि वो किसी न किसी पॉजिटिव एक्टिविटी में इंगेज रहें। अगर कहीं फारिग बैठेंगे थोड़ी देर के लिए भी, तो वो सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और फिर जो दारुल सुकून में रेजिडेंट्स हैं, जो उनसे पहले होते हैं, उनसे बातचीत करके आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक करके उन एक्सेप्टेंस आ जाती है उनमें। लेकिन ऑब्वियसली जो उनका एक दुख होता है वो तो अपनी जगह रहता है। कुछ लोग होते हैं जो किसी मजबूरी की वजह से बच्चे उनको छोड़ के जाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उनके साथ इन टच रहते हैं फिर। बहुत सारी तरह के कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने क़त्ल ताल्लुक़ कर लिया, बिल्कुल छोड़ दिया वालिदैन को। उसके बाद अगर वो पेरेंट्स उनके किसी टीवी शो में गए या कहीं किसी ने बात की उनसे आके, जैसे किसी इवेंट में, तो बच्चे उस पर भी एतराज़ करते हैं कि आप इनको ना आगे किया करें, ये हमारी इंसल्ट होती है। वो इंसल्ट नहीं है जो आपने माँ बाप को छोड़ दिया? क्या तो रिसेंटली अभी हमारे एक सीनियर सिटीज़न का इंतकाल हुआ है। बहुत माशाल्लाह भरपूर, उन्होंने फुल ऑफ लाइफ साहब थे वो। अल्लाह ताला उनको अच्छी जगह रखे इंशाल्लाह। बहुत उनको हर चीज़ में इंगेज होने का शौक़ और भरपूर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया करते थे, जब आना मिलना, बेटी कैसे हो, इस तरह का।
तो अभी उनका जब हॉस्पिटल में थे वो अपने आखिरी दिनों में, तो केयर टेकर भी उनका हमारे ही तरफ से गए थे। तो बहुत उन्होंने चाहा कि उनके बेटे जिनकी वजह से वो वहाँ पहुँचे हैं वो मिल लें उनसे आके, लेकिन वो नहीं मिले, आखिर तक नहीं मिले वो बेटे आके। बस ये लम्हा फिक्री है हमारे लिए। अगर हम सोचें सैवियो सर, स्टाफ की अगर हम बात करें, दारुल सुकून का जो बेसिकली स्टाफ है, जो भी केयर टेकर्स है, कितने अफराद पे मुश्तमिल है? हमारे यहाँ टोटल स्टाफ अगर देखा जाए तीनों सेंटर्स मिला के तो 350 के करीब यहाँ स्टाफ होते हैं, जिसमें केयर टेकिंग स्टाफ जो है वो तकरीबन 200-250 के करीब केयर टेकिंग स्टाफ है सिर्फ, और जो स्पेशलाइज स्टाफ है जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, इस तरह के, ये मतलब ये अराउंड 35 to 40 हैं। तो इस तरह मतलब जो मेन केयर टेकिंग स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ, ये मेन उनके केयर टेकर्स होते हैं, जो कि इनके डेली बेसिस के ऊपर इनके डायपर्स चेंज करना, इनको फीडिंग करना, इनके शीट्स चेंज करना, मतलब इस तरह के डेली एक्टिविटीज़, बेसिक एक्टिविटीज़ उनके। तो ये स्टाफ को भी मोटिवेट हमें बहुत करना पड़ता है, ज़ाहिर है स्टाफ को भी ख्याल रखना पड़ता है, और स्टाफ इन्हीं बच्चों और इन्हीं अडल्ट्स को फिर अपनों की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे वो अपने बच्चों की तरह या अपने बुज़ुर्गों की तरह ट्रीट करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो यही तो स्टाफ की भी इंटरटेनमेंट होती है, जैसे कि डॉक्टर ने कहा कि ये जो बुज़ुर्ग अफराद आते हैं, जो बच्चे आते हैं, इनको हमेशा हम एंटरटेन इस वजह से इस तरह से रखते हैं कि डिफरेंट डोनर्स मिलते हैं कि आप 15-20 लोग ले आएँ, किसी मॉल में ले आएँ, तो वहाँ पर इनको लंच करवा दिया, किसी इस जगह लेकर आएँ, तो डिफरेंट जगह पर। अभी हाल ही में वर्ल्ड टूरिज़म डे हुआ था, तो सिंध टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने एक स्पॉन्सर किया था पूरी बस, जिसमें 70-80 बच्चे गए थे किंजर झील। तो ये सेकंड टाइम हुआ है कि दे हैव इनवाइटेड अस, और हमारे बच्चों को भी लेकर गए और हमारे बूढ़े बुज़ुर्ग अफराद को भी वहाँ पर उन्होंने स्पॉन्सर किया, बोट राइड्स करवाए, तो एक फुल डे एक्टिविटी। और ये जैसे बुज़ुर्ग अफराद हमारे पास आते हैं तो दे गेट कंपेनियनशिप, जो कि शायद उनको घर में ना मिले। बच्चे होते हैं वो स्कूल मतलब दफ्तर जाते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन जो हैं वो स्कूल जाते हैं, अकेले रह जाते हैं। यहाँ पर हमारे घरों में ये होता है कम से कम उनके जैसे उनके हम उम्र लोग मौजूद हैं, जो कि उनके साथ गेम्स खेल रहे हैं, उनके साथ गुफ्तगू में इन्वॉल्व हैं, उनके साथ आउटिंग्स में जा रहे हैं। तो वो एक टोटली दे गेट अ फीलिंग ऑफ कि भाई वो डिप्राइव नहीं है उस चीज़ से, जो कि उनको शायद घर में ये चीज़ ना मिले, घर में होते हुए भी शायद लोग उनसे बात ना करें। यहाँ पर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एक सेंस ऑफ कंपेनियनशिप इनको मिल जाता है। अच्छा, अगर हम बात करें तो मैं समझती हूँ कि ज़रूरी नहीं कि अगर आपके बच्चों ने घर से निकाल दिया या अगर आपने अपना घर छोड़ना है तभी आप दारुल सुकून विजिट करें। मैं कहती हूँ कि आप जो भी बड़े उम्र के हमारे ज़ईफ़ लोग हैं उनको चाहिए कि वीकली वो करते रहें दारुल सुकून को विजिट। वैसे नॉर्मली भी आके आप विजिट कर सकते हैं, सबसे मिल सकते हैं, एक अच्छा बॉन्ड शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल, और बल्कि लोग आते भी हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, इंडिविजुअल्स भी आते हैं अपने फैमिलीज़ को लेके बर्थडे सेलिब्रेशंस के लिए, अपने किसी भी चाइल्ड की बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए। जैसे कुकी की सालगिरह मैडम बख्तावर भुट्टो जरदारी की एक ही दिन होता है, तो वो भी काफ़ी अरसे तक हमारे यहाँ आती रहीं। तो इस तरह के लोग आते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, एक्टिविटीज़ करवाते हैं और एक टाइम स्पेंड करते हैं बुजुर्ग अफराद के साथ और बच्चों के साथ। जी कुकी, जैसे अंकल सावी ने बोला था ना, बख्तावर का बर्थडे, बख्तावर भुट्टो के बर्थडे या एक दिन पहले होता है या एक दिन साथ होता है या एक दिन पीछे आगे पीछे होता है। तो एक दिन हमको बुलाया गया बिलावल हाउस, तो उन्होंने बोला जाओ केक काटो। मैंने बोला है किसका बर्थडे? मेरा तो बर्थडे खत्म हो गया 2 दिन पहले। नहीं बख्तावर का बर्थडे है। तो मैंने बोला चलो काट लेते, बेनज़ीर मुझे बहुत प्यार, तो काट लेते बर्थडे। तो उन्होंने बोला मेरा बर्थडे ये इस दिन पे थे, तो मैंने बोला मेरा बर्थडे 23 जनवरी को है, पता नहीं इसका बर्थडे आगे पीछे। तो वो बहुत खुश हो गए। तो उस दिन से जब भी ना वो फिर वो बर्थडे कर लेते, एक ही साथ कर लेते नहीं बस मुझे याद है मगर डेट याद नहीं, मगर उस दिन हम लोगों ने सिस्टर रूथ भी जब थी हमारे साथ, हमारी जो इंचार्ज है। और एक और पर्सनल बात मैं बताना चाहती हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस। जैसे डॉक्टर विजय ने बताया था कि लोग बच्चे सुन उठते याद में क्या परेशानी ना, तो डॉक्टर विजय के बात में आज करना चाहती हूँ कि जब सिस्टर रूथ
ओके ना डॉक्टर बेटा? Sure, तो okay, जब please सिस्टर go ahead. रूथ का डेथ हुआ था ना, हमारी जो इंचार्ज है मदर, हमारी सिस्टर, जब उसका डेथ हुआ था कोरोना में 2020 में, ऐसा हुआ था कि ना मुझे किसी का पहचाने जा रहा था, ना मुझे किसी का कुछ हो रहा था, ना बात, ना मोबाइल, ना खाना, ना पीना, ना सुन हो गई थी ना। तो फिर बात करते 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 फिर 2 दिन के बाद सिस्टर का फ्यूनरल हुआ था, जनाजा था। फिर 2 दिन के बाद उन्होंने बोला चलो ऑफिस में काम करो। तो मैंने बोला मैं अफसोस में हूँ इधर, और ये लोग बोले चलो। फिर बाद में मैंने बोला हाँ, दे वांट टू डाइवर्ट माय माइंड, डाइवर्ट इज करेक्ट वर्ड ना। तो मैं वो चीज को ज्यादा वो करे और अपने ऑफिस में वो काम ज्यादा करे। मतलब सिस्टर रूथ इज देयर विथ यू, बट यू मस्ट नॉट क्राई बिकॉज शी इज द बेटर प्लेस। तो जब मैं अकेली महसूस करती थी कभी कभी, फिर मुझे सोच वो आ जाती है। क्या बात है, कुकी की यही बातें जो है वो कंटिन्यू करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक है हमारे पास, ब्रेक से वापस आ रहे हैं। आप तमाम लोगों ने कहीं भी नहीं जाना, नई सुबह के साथ रहना है। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और ब्रेक पे जाने से पहले बहुत सारी जो है वो मज़ेदार बातें भी हम लोग कर रहे थे और साथ ही साथ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों पे भी बात कर रहे थे। अच्छा, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि जो लीगल चैलेंजेस हैं जो कि फेस करने पड़ते हैं दारुल सुकून को, तो आप क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? लीगल चैलेंजेस बेसिकली ये होता है कि जैसे कोई केस आ गया, बच्चा हमारे यहाँ छोड़ गया, उसके लीगल गार्डियंस सिस्टर्स बन जाती हैं। ज़ाहिर है उसके ना कोई हमें बेफॉर्म मौजूद है उस सूरत में, तो फिर सिस्टर के पास एक राइट है जो कि नादरा ने इनको अलाउ किया हुआ है। तो सिस्टर बिकम्स अ लीगल गार्डियन और फिर वो उनकी जितनी भी उस बच्चे का टोटल, जैसे कहते हैं ना, सिस्टर बिकम्स दी पेरेंट या जो भी है गार्डियन ऑफ दैट चाइल्ड। उसके अलावा कभी कभार ऐसे केसेस भी आते हैं, डिफरेंट इदारे जो हमें रेफ़र करते हैं पेशेंट्स या बच्चे जो लावारिस होते हैं। कभी लावारिस होते हैं, फिर जब मिल जाते हैं तो हम जो कि स्पेशल चिल्ड्रन जो होते हैं, मतलब शेल्टर होम्स से आते हैं जो कि स्पेशल बच्चे होते हैं, तो वो हमारे पास आते हैं कुछ अरसे के लिए। फिर अभी जैसे अगर उनके पेरेंट्स मिल जाते हैं तो थ्रू नॉर्मल चैनल उनको वापस। तो लीगल चैलेंजेस नॉर्मली यही होता है, इस तरह के लीगल चैलेंजेस। इसी बात से हम अगर इसको कंटिन्यू करें कि हम कोशिश ये करते हैं कि जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स तक वापस चले जाएं, तो क्या पेरेंट्स की तरफ से भी ये रुझान देखने में आया है कि वो लोग आते हैं? कुछ आते हैं जिनको वाकई, जैसे कोई एक डाउन सिंड्रोम एक बच्ची थी, वो किसी ने फेसबुक पर डाल दिया कि ये डाउन सिंड्रोम बच्ची है और तारिक रोड की तरफ के मिली थी, तो हमारे पास इन्होंने रेफ़र कर दिया। उनके पेरेंट्स या किसी और ने आइडेंटिफाई कर दिया कि हाँ यार ये बच्ची यहाँ पर है, तो वो आके उन्होंने कलेक्ट कर लिया। तो उस तरह के केसेस आते हैं कि टेम्प्रेरी तौर पे अगर लूज़ हो जाते हैं मतलब बच्चे, तो हमारे पास छोड़ जाते हैं। सिविल सोसाइटी भी छोड़ जाती है और जो डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज भी छोड़ जाते हैं, और अगर डेफिनेटली अगर उनके पेरेंट्स मिल जाते हैं तो वो आके ले लेते हैं। वो आके ले लेते हैं। अगर हम बात करें जो कि कम्युनिटी की तरफ से फंडिंग की बात करें हम, तो इस वक्त दारुल सुकून को अगर फंडिंग की जाए या फंडिंग हो रही है तो वो किस तरह से हो रही है, और क्या मतलब मुस्बत किरदार है, पॉजिटिव वे में हो रही है? डेफिनेटली पॉजिटिव वे, क्योंकि जितने भी हमारे डोनर्स हैं सारे लोकल डोनर्स हैं। सारे डोनेशंस लोकली हम जनरेट करते हैं। जो कराची के लोग हैं, मेमन कम्युनिटी, गुजराती कम्युनिटी और डिफरेंट कॉर्पोरेट NGOs हैं, कॉर्पोरेट
ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बैंक्स हो गए, तो वो हमें रेगुलर बेसिस पे कुछ स्पॉन्सर करते हैं, कुछ इवेंट स्पॉन्सर करते हैं, कुछ प्रोडक्ट स्पॉन्सर करते हैं। मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हमें दवाइयाँ जो हैं वो डिस्काउंटेड रेट पे देती हैं, कुछ जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी देती हैं, क्लोज टू एक्सपायरी जैसे, जो हम यूज़ कर सकें। तो इस तरह मुस्बत द पॉजिटिव इमेज आ रहा है और लोग हमें डोनेशन देते हैं। और जैसे मैंने शुरू में कहा था कि लोग डोनेशन इन काइंड भी सिंपल प्रोडक्ट्स लाइक आटा, चावल, चीनी, मिल्क पाउडर और मिल्क, तो ये लोग हमें देते हैं। और चूँकि यह एक घर की रिक्वायरमेंट की एक नीड होती है मंथली बेसिस पे, तो जिस तरह मंथ के एंड पे हमें चीज़ें ख़रीदनी होती हैं तो वो हमें एक अपील डालते हैं और लोग हमें दे जाते हैं। अच्छा, कुछ स्पेसिफिक टाइमिंग्स हैं दारुल सुकून विजिट करने की, आप लोगों का कुछ क्राइटेरिया है? अगर तो रिहैब डिपार्टमेंट देखना है जो बॉनी साहब बता रहे हैं, तो इट इज़ नॉर्मली इन द डे टाइम 9 से लेके 12:30 तक, तो उसमें आप सारी एक्टिविटीज़ वगैरह देख सकते हैं। शाम में अगर आना है तो लोग इवेंट्स के लिए करवाते हैं, लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं अपने बच्चों के, सो दे कैन कम ड्यूरिंग दैट टाइम। वैसे तो वी आर ओपन टिल 6 o'clock, 9 to 6, तो आप आएँ, विज़िट करें, अपने फैमिली को लेकर आएँ, अपने फ्रेंड्स को लेकर आएँ और बच्चों के साथ एक टाइम स्पेंड करें। बच्चों और बूढ़ों के साथ बोथ नीड योर दोनों को जो है वो टाइम की जरूरत है। बॉनी सर, आपकी तरफ आऊंगी। आपने एक्टिविटीज़ की बात क्योंकि आप करवाते हैं, और मैं समझती हूँ कि हर बच्चे को, स्पेशल जो चिल्ड्रन हैं उनका भी है कि उनके पास स्किल्स भी होनी चाहिए, उनकी एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए, उनको मेंटली एक्टिव भी होना चाहिए। मैं चाहूँगी थोड़ा सा ब्रीफली डिफाइन करेंगे हम कि किस तरह से बच्चों को एक एनवायरनमेंट वहाँ पर मिलता है दारुल सुकून में। हम तो सबसे पहले ये देखते हैं कि बच्चे का रुझान किस तरफ है। जैसे कि मैंने कहा था कि कलरिंग और म्यूज़िक का बहुत शौक़ है उनको, तो हम फिर उनको एक्टिविटीज़ के लिए वेरियस क्लासेस में हम डाल देते हैं, म्यूज़िक क्लास में, आर्ट क्लास में, जिम में डाल देते हैं, ये सब जगह डाल देते हैं। तो ये जहाँ वहाँ होते हैं तो फिर वो बड़े खुश होते हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी इन दैट एटमॉस्फेयर। मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा, हमारे पास 325 स्पेशल बच्चे हैं। हर महीने कम से कम 8, 10, 12 बच्चों की बर्थडे सेलिब्रेट होती है। तो हम लोग करते ये हैं कि उस मंथ, मतलब है फॉर एग्जांपल अक्टूबर के बर्थडे जो है, हमें लिस्ट पता है सारों के, डेट ऑफ बर्थ पता है, तो हम लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में उन सारे बच्चों के बर्थडेज करते हैं। इट इज़ अ ब्यूटिफुल टाइम। पूरा हम सेटअप करते हैं, डेकोरेट करते हैं, उन बच्चों को हम सामने रखते हैं, केक काटते हैं, सारों को सामने हम बिठाते हैं, इनके बाकी फ्रेंड्स वगैरह सारे वहाँ होते हैं और हम उनको समोसे देते हैं, केक देते हैं, पैटीज़ देते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स देते हैं। फन टाइम फॉर देम। उसके बाद हम लोग हफ्ते में 2 दफ़ा बाहर हमारे ग्राउंड में उनके साथ एक्टिविटीज़ कराते हैं ताकि थोड़ा सा वेन्यू चेंज हो जाए, ऊपर रिहैब से लेके नीचे आ जाए। फॉर एग्जांपल एक बहाना चाहिए इवेंट का, ऑल कलरिंग डेज, ऑल फ्रूट डेज, जो फ्रूट उस महीने में या उस सीज़न में है वो करते हैं। सबसे ज़्यादा खुशी उनको जो होती है, और उसमें कोई खर्चा नहीं है, वाटर डे पे। वाटर डे में हमने माली से पाइप लिए, टूटी में डाला, टूटी ऑन किया और पानी फेंकते रहते हैं उनके ऊपर। अंकल 5 मिनट और, अंकल 10 मिनट और, अंकल फिर कब होगा वाटर डे। दूसरा बात यह है कि हम लोगों ने माहौल वहाँ बड़ा एक अच्छा माहौल किया हुआ है। 4 दीवारी में दे कैन गो अराउंड एवरीवेयर। हमारे ऑफिसेज में आते हैं, हम उनको रोकते नहीं हैं। कभी कभी जब हम लोग एतवार के दिन आते हैं, सावियो साहब और मैं, बाकी स्टाफ नहीं होता, तो वो आते हैं, अंकल आज आप ऑफिस आ गए? बिल्कुल आ गए, बैठ जाएं। 10 मिनट के बाद, अंकल चाय शाय नहीं पिलाओगे आज? बिल्कुल पिलाएंगे। तो हम खुद जाके चाय भी बनाते हैं। चाय उनको मिल गई, अंकल बिस्कुट नहीं खिलाओगे? तो जनाब बिस्किट भी फिर हम उनको खिला देते हैं। तो अ वेरी नाइस एटमॉस्फेयर, वेरी नाइस। एंड लोग जो वहाँ आते हैं और देखते हैं, ये कहते हैं इसी वजह से यहाँ ये माहौल इतना अच्छा किया हुआ है आपने, क्योंकि इन बच्चों को आपने फ्रीडम दिया हुआ है कि वो 4 दीवारी में जहाँ मर्जी जाएं, घूम फिर ले वगैरह, बाहर नहीं जा सकते। चारों गेट्स पे चौकीदार हैं, सब कुछ है। बट दिस हैज मेड देम इनटू अ वेरी मच वो माइल्डर, और उनका मतलब है दे आर इन अ मच बेटर कंफर्टेबल मूड। और ये बर्थडेज का मूड को आपने देखना है, वहाँ पर नाच गाना होता है, म्यूजिक ऑन होता है, हैप्पी बर्थडे होता है, फोटोग्राफी होता है, सब कुछ होता है। बड़े खुश होते हैं। सर, आप काजी वाली जो बात कर रहे थे ना, हम चाहेंगे वो ऑन एयर प्लीज बताइए। जी ऐसे है जी, हम उनके मामा भी हैं, हम उनके पापा भी हैं, हमें ताया अबू भी बुलाते हैं, सब कुछ। इनको भी, मुझे भी, सिस्टर्स को, सारों को। भागता हुआ आता है बंदा मेरे पास,
मेरे पास 2 पैकेट चिप्स के थे, शान 1 पैकेट चिप्स लेके आए, तो मैंने फ़ौरन उसके ऊपर अमल दरामद करना है। शान के पास जाता हूँ, शान से ले जाता हूँ, अगर नहीं तो फिर 1 और पैकेट चिप्स उसको दे के हम दे देते हैं। भागता आते हैं मेरे पास कि उसने मुझे थप्पड़ मारा है। अच्छा भाई, फिर उसको जाके ले आते हैं, मतलब प्यार में कौन सा जोर से थप्पड़, तो फिर वो उनकी सुलह करा देते हैं। तो वी नेवर हैव अ डल मोमेंट इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, इन आवर इंस्टीट्यूशन। कुछ ना कुछ होता रहता है, बट इन द एंड वो एमिकेबली सेटल डाउन हो जाता है। जो छोटे बच्चों, अच्छा एक चीज़ और भी, लोग हमसे पूछते हैं कि जब हम यहाँ आए तो हम क्या क्या लाएं। हमने कहा आप जो मर्जी लाएं, एक टिक्की पैक बिस्किट का ले आएं, या जूस ले आएं, चिप्स ले आएं, लेकिन जो भी हो आइडेंटिकल हो। वजह, लेस की चिप्स हैं, ग्रीन रंग में भी हैं, येलो रंग में भी हैं और बाकी रंग में भी हैं। अगर आपने कुकी को ग्रीन दे दिया और मुझे रेड दे दिया, मैं कहूंगा कि मुझे वो चाहिए और वो कहेगी मुझे वो चाहिए। मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं। तो एवरीवन मस्ट हैव द सेम आइटम, ताकि वो ये ना कहे कि उसको आपने वो क्यों दिया और उसको आपने वो क्यों दिया है। Exactly. तो इट्स अ लवली एटमोस्फियर, वी गेट टू लर्न देयर वेज एंड मीन्स। हम उनके जो ज़रूरियात को है वो हम जानते हैं, व्हाट दे लाइक एंड एवरीथिंग। अली है माशाल्लाह, ही इज़ अ डाउन सिंड्रोम चाइल्ड। उसके बर्थडे आ रहा था, बड़ा शौक था उसको, कहता मुझे ऐनक चाहिए, डार्क ग्लासेस। तो ऐनक उसको लेके दे दिया। अब वो ऐनक पहन के घूम रहा है सब जगह। अब उसको देख के सब कहते हैं कि हमें भी चाहिए ऐनक अभी। तो ये बड़ा अच्छा एक वहाँ टाइम होता है हम लोगों के पास, एंड वी थरली एंजॉय इट। बच्चे बड़े प्यारे हैं माशाल्लाह, दे आर सो स्वीट एंड लविंग कि मैं क्या बताऊँ आपको। इसी वास्ते सिस्टर ने नाम रखा इसका अ प्लेस ऑफ पीस एंड लव, अमन और मोहब्बत का गहवारा, अमन और मोहब्बत का घर और अमन और मोहब्बत की जगह। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। और ये इंस्पिरेशन है जितने भी लोग देख रहे हैं उनके लिए कि आजकल का हमारा जो माशरा है, मैं समझती हूँ कि आप लोग मेरी बात से एग्री करेंगे कि हमारे यहाँ ये चल रहा होता है कि अगर घर में बच्चा आपके पास आता है किसी की शिकायत लेके, तो आप उसे उस चीज़ पे पॉजिटिवली समझाने के बजाय आप और ज़्यादा डिमोटिवेट कर होते हैं। अच्छा, आपकी फुप्पी ऐसी हैं, आपके चाचा ऐसे हैं, आपके घर वाले ऐसे हैं, ये नहीं होना चाहिए। और मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ, हमेशा इस टॉपिक पर हम बात कर होते हैं कि बच्चों की जो अवेयरनेस है, बच्चों में लाने से पहले या बच्चों को गाइड करने से पहले पेरेंटिंग बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आप अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, क्या खिला रहे हैं, क्या पिला रहे हैं, उसके सामने किस तरह की बात कर रहे हैं। बच्चों की एक एज ग्रुप होता है, उसमें उस एज ग्रुप ने आपको बच्चों के सामने हर बात डिस्कस नहीं करनी चाहिए। सिस्टर कैथरीन, मैं चाहूँगी आप इस बात पर थोड़ी सी बात करें कि ये पेरेंटिंग कितनी ज़रूरी है हमारे माशरे में। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ दार स्कूल में जो एक चीज़ मैंने सीखी है और बड़ी गहराई तक मेरे अंदर पहुँची है और उससे बड़े कामयाब रिजल्ट निकल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ ना छोटे या बड़े की कोई तमीज़ है, तमाम एक ही नज़र से देखे जाते हैं। मज़हब के बारे में भी कोई भी नहीं। यहाँ के प्रोग्राम जो होते हैं वो हर एक को मद्देनजर रखते हुए, क्रिश्चियन या मुस्लिम के त्यौहार होते हैं, बावर करे ऑलरेडी हमारे यहाँ काम शुरू हो गया हुआ है। अगर हमारा क्रिसमस आ रहा है तो हमारे मुस्लिम बच्चों के लिए और क्रिसमस बच्चों के लिए हर एक के लिए 2-2 जोड़े बनते हैं। यानी हमारे त्यौहार पे उनके लिए और हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं। कलर में हो जाएगा, कपड़ों में फ़र्क, लेकिन डिज़ाइन भी ऐसा देखेंगे जब किसी टेलर ने सिए हुए हैं, यानी ऑलरेडी उनके इतने अच्छे था। और हमारे बच्चे जो टैलेंटेड है, ख़ासतौर पर ओलंपिक में, उनको बाहर के मुल्क में भेजा जाता है। और हमारी खुशकिस्मती है कि वहाँ से वो खाली हाथ नहीं आए, हमेशा कुछ ना कुछ लेके आए हैं। और ये हम उनसे सीखते हैं कि हम उनको माजूर कह के या ये हम लाइल्मी का सबूत देते हैं, मगर वो बहुत ही अमीर हैं, अपनी खुदादा सलाहियतों के मालिक हैं और हमें बहुत कुछ हमें सिखाते भी हैं। हम सिखाते नहीं, हम लेते भी हैं। लेना देना जो है रिश्ता जो है वो जारी रहता है। डॉक्टर रिजा, मुझे बताइए कि हम बच्चों को फ्यूचर के चैलेंजेस के लिए किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। जो हमारे जो दारुल सुकून में बच्चे हैं, जैसे कि सर ने भी बताया कि उनको ऑक्यूपेशनल थेरेपी के थ्रू उनको वो चीज़ें सिखाई या वो स्किल्स सिखाई जाती हैं जो उनकी डेली रूटीन में उनको हेल्प करती हैं। जैसे लेसेस बांधना, बटन्स लगाना, दांत किस तरह ब्रश करने हैं, कंघा किस तरह करना है, ड्रेसअप किस तरह होना है, ग्रीट किस तरह करना है। सो ऑल ऑफ दिस कम्स इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जो बच्चे की डेली रूटीन से
जिसमें हम उनको सिखाते हैं, या वो जो एवरीडे की एक्टिविटीज़ में जो हेल्प करेगा। उसके अलावा हमारे जो बच्चे इतनी सलाहियत रखते हैं कि हम उनको किसी न किसी इदारे विद इन दी इंस्टीट्यूशन हम उनको किसी न किसी डिपार्टमेंट के साथ इंगेज कर सकें। जैसे कुछ हमारी बच्चे इस तरह के हैं जो स्पेशल एजुकेटर्स हमारे हैं, उनके साथ अटैच होके उनके एज असिस्टेंट्स एंड एज हेल्पर्स काम करते हैं। एक हमारा बच्चा है मानी, उसको हमने कारपेंटर्स के साथ और इलेक्ट्रिशियंस का जो एक पूरी टीम है उनके साथ वो अटैच हैं, वो काम करते हैं। फिर कुकी के साथ एक क्रिस्टोफर हैं जो रिसेप्शन पे होते हैं। एक बच्चे हैं जो किचन में हेल्प करवाते हैं। सो इस तरह से बच्चे हम कोशिश करते हैं कि जो इदारे में ही कोई ना कोई छोटा मोटा हम उनको जॉब मैनेजमेंट दे। और फिर वो सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ वो उनकी जॉब है, उसकी उनको सैलरी भी मिलती है और फिर वो सैलरी अपने मर्ज़ी से वो स्पेंड भी करते हैं। जैसे कुकी आज एक बैग जो लेकर आई हैं वो उन्होंने अपनी सैलरी से खरीदा है। नाइस। एंड शी मेड श्योर दैट एवरीबॉडी सीज दैट बैग बिकॉज इट्स अ बिग अचीवमेंट। एग्जैक्टली, ये बहुत छोटी छोटी चीजें लेकिन बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल। अच्छा, जो आप पेरेंटिंग की बात कर रही थी ना, आई थिंक हमारे यहाँ पेरेंट्स को भी पेरेंटिंग की ज़रूरत है। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई वांट टू से। बिकॉज मैं फ्रॉम माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरा माई यंगर सन व्हेन ही वाज और छोटा था, ही इज़ नाउ 5, लेकिन पहला इंट्रोडक्शन उसका दारुल सुकून से हुआ था व्हेन ही वाज 3.5-4 years। और वो आके ऐसे खेलने शुरू हुआ जैसे वो किसी भी बच्चे से खेलता है। उसको ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हुई कि ये बच्चे मुझसे मुख्तलिफ लगते हैं, मुझसे मुख्तलिफ दिखते हैं, मुझसे मुख्तलिफ हैं। वो उसको नहीं रियलाइज़ हुआ। वो उन बच्चों से आके ऐसे ही खेला है जैसे वो किसी भी बच्चे से खेलता है। और सिस्टर कैथरीन को ग्रैंडमा कहता है। क्या बात है। तो यही मैं कहती थी कि पेरेंटिंग बहुत हमारे पेरेंट्स को पेरेंटिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। उनको ये सिखाने की ज़रूरत है कि ये बच्चे भी उसी मुआशरे का हिस्सा हैं जिस मुआशरे का हिस्सा हम हैं, और डिफरेंटली एबल्ड ज़रूर हैं, लेकिन इनको किसी भी तरह आप मुआशरे से या सोसाइटी से अलग नहीं कह सकते और पीछे भी नहीं है। हाँ, और ऑब्वियसली जी एक दफ़ा हमारे गेट के पास रेंजर आ गए और यूनिफॉर्म में थे। अब बच्चों को इतना मालूम है ये कोई ख़ास आदमी है, इतने यूनिफॉर्म पहना हुआ। तो मैं उनके पास बढ़ने को गई और मैंने उनसे मिलना चाहा। मुझसे पहले एक बच्चा पहले चला गया, वो उससे हाथ मिला के जो किस लिए उसके ऊपर चढ़ गया और वो इतना मुतासिर हुआ, उसने कहा है आप लोग के बच्चे दूसरों को एंटरटेन करने के लिए गया। एग्जैक्टली, ये मैं कहना चाहती हूँ, पीछे नहीं कह सकते हम इन लोगों। मेरी भी मजे वाली बातें हैं रेंजर्स के साथ। अंकल Xavier, I don't know, you were there, who was there in the office? तो वो जैसे अंकल Xavier अभी अपने बता रहा था अपनी कहानी में कि हमारे बच्चे जाते पिकनिक वगैरह के लिए। तो उसी दिन मैंने ऑफिस से छुट्टी लिया क्योंकि मैंने पिकनिक पे जाना था। आपको पता है पिकनिक पे ऐसा शॉर्ट पैंट्स वगैरह क्या क्या पहनते। तो वेजर्स ने अंकल Xavier को बोला ये अंग्रेजी है या ये पाकिस्तानी है? तो अंकल Xavier ने बोला ये उर्दू भी है, ये इंग्लिश भी है। तो अंकल Xavier ने बोला कि उनसे उर्दू में बात करें। हाय, वो बहुत खुश है, शुक्र है। वाह, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, मुझे बताएं कुकी, आपको कलर कौन सा पसंद है? यार वैसे तो मुझे लाल रेड कलर पसंद है, पर्पल भी, रेड भी, मुझे हर एक कलर पसंद है, मगर वाइट, रेड, पर्पल, ब्लू एंड पिंक। वाइट, रेड, पर्पल, ब्लू एंड पिंक, तो सारे ही हो गए कुकी। तो सारे ब्लैक रह गया। फिर मजे वाला बात है, कलर से आपने बात किया ना कि मुझे कभी कभी तो मैं ग्रीन पहनती हूँ। अरे कुकी, आपका तो इंडिपेंडेंस डे, मैंने बोला हाँ इंडिपेंडेंस डे रोज होता है, तो कब मैं व्हाइट पहनती हूँ। कभी कोई ऐसा स्पेशल जो दुआ होती है आज जो व्हाइट, मैंने बोला आज मेरा व्हाइट है, ब्लैक आज आपने मेरा ब्लैक है। बोलते कुकी आपको हर एक कलर का दिन का क्या कौन सा कलर कौन सा दिन पे पहने है? तो बर्थडे पे ये, मतलब हाँ मुझे यही बर्थडे पे पहनना था। तो वो हमारी ये छोटी लड़की है जीवन, तो बोलती हूँ एक दिन मैंने ग्रीन पहना, बोलती हूँ आज तो पाकिस्तान में खत्म हो गया।
आपने मतलब पहना था। सैवियर साहब मुझे बताइए कि प्लीज़ हम अगर बात करें फ्यूचर प्लान्स पे कि दारुल सुकून के क्या इस वक्त फ्यूचर प्लान्स हैं, फ्यूचर विजन क्या है, क्या और मज़ीद चीज़ें हैं जो कि हम सजेशन अगर लेना चाहें तो क्या और चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं दारुल सुकून को मज़ीद बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए? देखिए, हमारा दारुल सुकून का एक विज़न इट्स ऑलवेज बीन के एक विजन स्टेटमेंट या मिशन स्टेटमेंट, एक्सेप्ट, रिस्पेक्ट, इंक्लूड, and now we are going one step forward. We want to empower these special residents of Darul Sukoon. Great. So empowerment में जैसे डॉक्टर नीरजा ने कहा कि इनकी स्मॉल वोकेशनल ट्रेनिंग हो जाए, छोटी मोटी इनके साथ स्टाइपेंड अटैच करके इनको जॉब दिला दी जाए ताकि ये बच्चे इंडिपेंडेंटली अपने लाइफ को फ्यूचर में गुजार सकें. दे कैन नॉट बी विद अस थ्रू आउट देयर लाइफ. Some may want to leave us and go and spend their own life. तो जो ऐसे लोग केपेबल हैं, जो ऐसे बच्चे या रेजिडेंट्स केपेबल हैं, तो उनको हमने एम्पावर करना है. हम जैसे एम्पावरमेंट की बात करते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से हमारा राब्ता इस वक्त चल रहा है कि किस तरह इनकी ट्रेनिंग्स भी वोकेशनल ट्रेनिंग्स कराई जाएं ताकि ये स्किल डेवलपमेंट की तरफ जाएं, ताकि स्किल से वो एक ऐसा स्किल सेट अचीव करें ताकि ये कल को एक फ्यूचर में हमारे एक यूज़फुल शहरी या यूज़फुल एक सिटीज़न बन जाए. तो अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा प्लीज़ कि जो इस वक्त पेरेंट्स हमें देख रहे हैं जिनके घरों में स्पेशल बच्चे हैं और वो उनकी केयर टेक कर रहे हैं, तो क्या आप किस तरह से उनको गाइड करना चाहेंगे कि वो किस तरह से अपने बच्चों का ख्याल रखें? देखिए, एक तो हम अपना एक यूट्यूब चैनल भी शुरू करने वाले हैं, बल्कि हो चुका है, जिसमें हम बेसिक स्किल्स ऑफ लुकिंग आफ्टर डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ एट होम. तो ये एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस का एक प्लान किया है जिसमें डॉक्टर्स भी होंगी, हमारे थेरेपिस्ट भी मौजूद होंगे जो कि और डिफरेंट थेरेपीज़ जिसमें वोकेशनल ट्रेनिंग, स्पीच थेरेपी और इवन साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग ऑफ हाउ टू डील विद स्पेशल चिल्ड्रन, डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ एट होम. क्योंकि हर कोई जो है दारुल सुकून लेके नहीं आ सकता. जो लोग घर में लुक आफ्टर कर सकते हैं वो ये वीडियोस देख के थोड़े से इंस्पायर हो जाएं और यही चीज़ वो जो स्कूल में ट्रेन करने की बजाय वो एक अपने फ़ोन के ज़रिए एक इसकी रसाई हो ताकि वो घर में बैठे बैठे इन बच्चों को they can look after their child and how to basic steps of taking care of a special child at home or special resident at home. तो ये एक हमारा एक विजन है कि ये इस तरह का एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस शुरू करें ताकि इस तरह के क्योंकि ऑब्वियसली सोशल मीडिया एक बड़ा एक्टिव प्लेटफॉर्म है. आप उस पर जो है वो मैं समझती हूँ अभी अगर हम बात करें भाई नेगेटिव वाइब्स जो हैं आपकी सोशल मीडिया पे बहुत जल्दी वायरल होती हैं, बट व्हेन इट कम्स टू पॉजिटिव टाइम लगता है लेकिन हो जाती हैं. बॉनी सर, मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि हम आप जैसे बता रहे थे आप ट्रेनिंग्स करवाते हैं, सारी चीज़ें करवाते हैं, कभी कोई डिफ़िकल्टी ऐसी पेश आई हो जो आपको लगा हो कि ये बहुत मुश्किल चीज़ थी मेरे लिए लेकिन मैंने कर लिया ड्यूरिंग द ट्रेनिंग के दौरान? नहीं, ऐसे तो कोई मेरे ख्याल में नहीं था. मुश्किल यूँ होता है कि जब पहले हम उसको किसी चीज़ के लिए शुरू करवाते हैं तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए और वो चेंज लाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है. लेकिन जब हम उसको वो रोज़ करा देते हैं तो द बच्चा लाइक्स इट एंड ही स्टार्ट्स टू देन डू इट बाय हिमसेल्फ ओनली. एक्सेप्टेंस थोड़ा सा पहले थोड़ा होता है कि ये क्या नया चीज़ आ गया वगैरह, बट हमारे स्पेशल एजुकेटर्स माशाल्लाह इतने वेल ट्रेंड हैं कि इतने मोहब्बत से, इतने प्यार से और वो उनके साथ करते हैं दैट दे गेट यूज्ड टू इट. हाँ, कुछ कहना चाह रहे थे आप? डिफ़िकल्टी हाल ही में मैं एक इंटरव्यू ले रहा था एक डेफ टीचर का और एक मेरे साथ एक असिस्टेंट थी और चूँकि मैं डेफ साइन लैंग्वेज नहीं जानता था, ना ही मेरी असिस्टेंट जो कि HR, और तो उस तरह से कम्युनिकेट उस शख्स से करना जो कि डेफ है, तो एक सवाल हमसे तो मेरा ये ख्याल था कि एवरी स्पेशल एजुकेटर इन दारुल सुकून शुड नो साइन लैंग्वेज एटलीस्ट, ताकि किसी तो इंटरव्यू कैसे करें ना हम उनसे कोई उसका नाम पूछ रहे हैं, मैं राइटिंग करके उससे लिखवा रहा हूँ, वो कह रही है मैं उर्दू में लिख सकती हूँ, मैं उर्दू में लिख नहीं सकता, वो तो इस तरह एक कम्युनिकेशन गैप, एक बैरियर आ जाता है. तो ये एक अगेन सोसाइटी ने जिसमें दारुल सुकून ऑल्सो शुड लर्न, the staff in Darul Sukoon should learn simple words of sign language. तो ये एक ड्रॉबैक मुझे महसूस हुआ कि how to communicate with a deaf person. तो ये थोड़ा सा एक
ये करना अच्छा, पड़ेगा। अगर हम बात करें जिस तरह से अभी आपने एक बात कही कि ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है कि आप जी। अपने स्टाफ की बात करें कि जी। उनको उनके लिए लर्निंग होनी चाहिए, तो क्या स्टाफ की भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आप लोग करते हैं? डेफिनेटली स्टाफ की भी ट्रेनिंग्स होती हैं और उनका इनफैक्ट जब फर्स्ट टाइम हमें ज्वाइन करते हैं एक ओरिएंटेशन हम पूरा प्रोसेस होता है, बल्कि एक सिक्योरिटी चेक भी होता है, क्योंकि आपको पता है जब से वो ज़ैनब का एक केस था बहुत मशहूर हुआ था, तो वी स्क्रीन ऑल द स्टाफ फॉर डिफरेंट सेफ गार्डिंग इशूज़। तो सेफ गार्डिंग के हवाले से उनकी ट्रेनिंग होती है, फिर उनकी ओरिएंटेशन हाउ टू हैंडल द चाइल्ड, हाउ टू हैंडल डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन, तो उस हवाले से ट्रेनिंग होती है। फिर डॉक्टर्स जो हैं वो अपने जब मेडिकल स्टाफ का इंटेक होता है तो उनकी अलग एक स्क्रीनिंग होती है कि उनको बेसिक रिक्वायरमेंट्स आनी चाहिए कि हाउ टू डील विद दोस टाइप ऑफ चिल्ड्रन। तो इस तरह से बाकायदा मतलब जो स्टाफ है उसकी भी ट्रेनिंग होती है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा से बात कहती हूँ कि आप तमाम लोगों को कोशिश करनी चाहिए, कोई उम्र नहीं है, उम्र की कोई कैद नहीं होनी चाहिए, इंसान ज़िंदगी भर सीखता रहता है सिर्फ, और सीखने का जो अमल है वो ज़िंदगी भर जारी रहना चाहिए। कभी कभी कोई छोटा बच्चा भी आपको कोई ऐसी बात सिखा देता है जो आपको नहीं पता होती, इतनी बड़ी एज के होने के बावजूद भी। आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया, आप लोगों ने हमारे शो के लिए टाइम दिया सर, थैंक यू सो मच। और हमारी बेस्ट विशेस दारुल सुकून के साथ हैं, और वीनस एंटरटेनमेंट का जो प्लेटफॉर्म है वो भी दारुल सुकून के साथ है। आप लोगों को जब कभी भी हमारी ज़रूरत हो, हम इंशाल्लाह दारुल सुकून विजिट करने भी आएंगे, और इंशाल्लाह हम जब कभी भी ज़रूरत हो हमारे प्लेटफॉर्म से हम जितनी भी आवाज़ बुलंद कर सकें हम ज़रूर करेंगे। कुकी थैंक यू सो मच। मिस, आप सबसे पहले दिल की गहराई से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमको बुलाया, यू इनवाइटेड अस। दुआ करोगे कि आपका शो और मज़ीद आगे बढ़े। थैंक यू, इंशाल्लाह, आमीन आमीन। और मेरा मैसेज है ऑडियंस के लिए, दुनिया के लिए, कि एक्सेप्ट, रिस्पेक्ट and include these children in your society because they are your friends, they need your love. क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूबसूरत से मोटिवेशनल मैसेज के साथ हम आज के प्रोग्राम को एंड की तरफ लेकर जा रहे हैं। आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया कि आप लोग इसी तरह से डेली हमारे साथ रहते हैं। कल इंशाल्लाह मेरी आपसे फिर होने वाली है मुलाकात, सुबह सेम टाइमिंग्स पे 10 से 12 लाइव होंगी मैं आपके साथ, कुछ नए गेस्ट के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। जाते जाते वही बात जो मैं हमेशा से करती हूँ, अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, खुद की ज़िंदगी भी आसान बनाएं और अपने आसपास के लोगों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें। ज़िंदगी रही इंशाल्लाह, कल दोबारा आपसे होगी मुलाकात। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।